स्नो कैप्ड माउंटेन अध्याय 271 मार्शल शिखर मार्शल पीक स्नो कैप्ड माउंटेन। सिर्फ 10 श्वास के समय में जहर की गोली लेने वाले रसायनियों में से एक का चेहरा पीला पड़ गया और बिना किसी चेतावनी के उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। दर्शकों में मौजूद हर कोई चिल्ला उठा। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर शाओ द्वारा परिष्कृत जहर की गोलियां इतनी शक्तिशाली होंगी। उनकी चीखें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मंच से 3 जोरदार फटने की आवाजें आईं, जिसके बाद एक अजीब दुर्गंध हवा के साथ बहकर आई। पता चला कि जब वह रसायनज्ञ विचलित था तो उसने कई जोरदार पादे छोड़े थे। आसपास के कई लोग अचंभित रह गए और उन्होंने उस दुर्गंध को सांस में ले लिया, जिससे वे लगभग वहीं पर उल्टी करने लगे और उन सभी के चेहरे पर घृणा का भाव था। परीक्षण में भाग लेने वाले रसायनज्ञ का पीला चेहरा तुरंत लाल हो गया। यह जहर की गोली के प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि शर्म के कारण था। इतने सारे लोगों की निगाहों के सामने उसने 3 पादे छोड़ दिए थे। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? अपनी ओर निर्देशित दया और घृणा से भरी अनगिनत आंखें देखकर रसायनज्ञ अचानक शर्मिंदा हुआ और जल्दी से खड़ा हो गया, मंच से कूद गया और एक आवारा कुत्ते की तरह घबराकर भाग गया। उसने बिना किसी क्षमता के ग्रैंडमास्टर शाओ के परीक्षण में भाग लेने की हिम्मत की। उसने सच में खुद को अधिक आंका। कितनी शर्म की बात है। ये कौन रसायनज्ञ है? अगर यह बात बाहर फैली तो वह भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करेगा? पीछे से आ रही उपहास की आवाजें उसकी पीठ में छुरा घोंपने जैसी थी, जिससे वह रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और पलक झपकते ही भीड़ में गायब हो गया। रसायनज्ञ की बदसूरती से भीड़ अभी उबर भी नहीं पाई थी कि अचानक ऊंचे मंच से एक हल्की सी धम्म की आवाज आई। उधर देखने पर उन्होंने देखा कि जिन 2 रसायनियों ने अभी अभी जहर की गोली ली थी, वे वास्तव में पीछे की ओर गिर पड़े थे। उनकी आंखें चौड़ी खुली थीं, क्योंकि उन्होंने एक ध्यान की मुद्रा बनाए रखी थी, पूरी तरह से बेहोश। औषधि राजघाटी के 3 युवा शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और ठंडी सांस ली, इससे पहले कि वे दोनों रसायनियों के पास गए और उन्हें मंच से लात मारकर नीचे गिरा दिया। उनके रुख ठंडे थे और उनके भाव अहंकारी थे, मानो वे लोगों के बजाय सिर्फ 2 वस्तुओं को लात मार रहे हों। हालांकि किसी ने भी उन पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। ग्रैंडमास्टर शाओ ने जहर की गोलियों की एक बोतल परिष्कृत की थी। चूंकि उन्होंने इसे लेने की हिम्मत की थी, इसलिए उन्हें जहर दिए जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। मरे नहीं हैं। तुरंत कोई 2 रसायनियों की चेतना और की जांच करने के लिए ऊपर गया और पाया कि वे मरे नहीं थे, लेकिन किसी कारण से वे अभी भी स्थिर थे और जाग नहीं रहे थे। बहुत गर्म। एक और रसायनज्ञ अचानक ऊंचे मंच से कूद पड़ा। उसकी खुली हुई त्वचा खून की तरह लाल थी, जिससे एक भयंकर गर्मी निकल रही थी। उसके सिर के ऊपर से भाप निकल रही थी। वह लगातार अपने कपड़े फाड़ रहा था और कुछ ही देर में उसका ऊपरी शरीर नंगा हो गया, लेकिन वह अनजान लग रहा था। वह अभी भी फाड़ रहा था। डोंकिंग यान का सुंदर चेहरा शर्मा गया और उसने जल्दी से अपनी आंखें ढक ली। कुछ खेती करने वाले कल्टिवेटर नीचे से ऊंचे मंच पर दौड़कर गए और उस व्यक्ति को राख जैसे चेहरे के साथ खींच ले गए। ये कुछ खेती करने वाले उस रसायनज्ञ के समान कबीले से होने चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि वह खुद को और शर्मिंदा करे। 30 श्वास से भी कम समय में गोली परीक्षण में भाग लेने वाले रसायनियों का पहला समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हर तरह के जीव थे और जहर के लक्षण भी हर तरह के अजीब थे। इस तरह के दर्दनाक अनुभव ने इन रसायनियों को छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक में शामिल होने से नहीं रोका, बल्कि इसके बजाय उन्हें और भी अधिक उत्साही बना दिया। शाओ फू शेंग द्वारा परिष्कृत जहर की गोलियां स्पष्ट रूप से एक ही तरह की गोलियां थीं, लेकिन वे इतने सारे अलग अलग प्रभाव पैदा कर सकती थीं। ये वास्तव में एक मास्टर का काम था। इस वजह से जो रसायनज्ञ आए थे, उन्हें लगा कि ग्रैंडमास्टर शाओ के रसायन एल्केमी कौशल अथाह हैं। रसायनियों का ये समूह जाने के बाद 30 और रसायनज्ञ मंच पर चढ़े। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी अधिक लोग जहर से पीड़ित होते गए, या तो बेहोश होकर गिर रहे थे या खुद को मूर्ख बना रहे थे। कुल मिलाकर 200 से अधिक रसायनज्ञ मंच पर चढ़े थे, लेकिन एक भी ग्रैंडमास्टर शाओ के परीक्षण में सुरक्षित रूप से पास नहीं हुआ था। पूरा परीक्षण स्थल एक उदासी भरे माहौल से भरा था। रसायनियों का एक और समूह जहर से पीड़ित था और उनमें से एक, जो जहर दिए जाने के बाद पत्थर की तरह कठोर हो गया था, जोर से चिल्लाया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। एक अकेली जहर की गोली मेरी असाधारण योग्यता की जांच कैसे कर सकती है? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं ग्रैंडमास्टर शाओ को देखने के लिए छिपे हुए बादल शिखर जाना चाहता हूँ। ग्रैंडमास्टर शाओ, कृपया इस जूनियर को एक मौका दें। उसे खींचकर ले जाओ। कीनजे ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। औषधि राजघाटी के 3 युवा शिष्यों ने सभी ने ठंडे भाव पहने हुए थे। इस व्यक्ति के पास जाकर उन्होंने उसे सीधे ऊंचे मंच से फेंक दिया। वह आदमी लगातार चिल्लाता रहा, ग्रैंडमास्टर शाओ, मैं आपकी गद्दी मेंटल विरासत में ले सकता हूँ, कृपया इस जूनियर को एक मौका दें। लोगों का ये समूह पागल है। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने ठंडी नजर रखी, अपना सिर हिलाया। डोंकिंग यान ने धीरे से कहा, आप रसायन की दुनिया में ग्रैंडमास्टर शाओ की प्रतिष्ठा नहीं जानते हैं, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। उस आदमी को देखो, भले ही वह इतना बदसूरत और भद्दा हो, क्या किसी ने उस पर कभी हंसा है? जीवक्ति त्रिपाठी ने अपना सिर मोड़ा और पाया कि कोई भी उसका उपहास नहीं कर रहा था।
उनमें से अधिकांश के भाव सुस्त थे, उनमें से कई तो सहानुभूति भी दिखा रहे थे। हम रसायनज्ञों की नज़रों में ग्रैंड मास्टर एक सर्वोच्च अस्तित्व हैं। उन्हें अपना गुरु मानने के लिए अगर हम थोड़ी कठिनाई सहते हैं और इज्जत खोते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? डोंग छिंग यान डान किंग यान ने धीरे से अपने लाल होठों को काटा। उसका चेहरा घबराहट और अपेक्षा दोनों से भरा था। क्या आप निश्चित हैं कि आप ऊपर जाकर वह जहर की गोली लेना चाहती हैं? जीवकती त्रिपाठी यांकई ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया। आपने उन लोगों की प्रतिक्रिया भी देखी। सीधे बेहोश होकर गिरना पहले से ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इस परीक्षण में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको वहीं पर अपने कपड़े फाड़ने पड़ेंगे। डोंग छिंग यान डोंग किंग यान का सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हम यहाँ इकट्ठे हुए सभी लोग युवा हैं। मुझे यकीन है कि वे इस तरह के दृश्य को देखकर खुश होंगे। तस्क तस्क डोंग परिवार की युवा महिला के कपड़े अस्त व्यस्त हैं। ये रात के खाने के बाद बात करने के लिए एक अच्छा विषय है। वास्तव में यहाँ तक कि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं, अगर आप सबके सामने कुछ जोरदार पादे छोड़ती हैं। ऐसा मत कहो। डोंग छिंग यान डोंग किंग यान का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वह किसी भी तरह की बदसूरती हो, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसके जैसी एक छोटी लड़की स्वीकार कर सके। एक बार ऐसा हो गया तो वह भविष्य में कभी भी अपना सिर ऊपर नहीं उठा पाएगी। जीवकती त्रिपाठी यांकई को तीव्रता से घूरते हुए डोंग छिंग यान डान किंग यान ने अपनी छोटी मुट्ठी हिलाई। मुझे पता था कि आप शरारती हैं और चाहते थे कि मैं अपने भाई के पास वापस जाऊं, लेकिन मैं अभी भी इस परीक्षण को आजमाना चाहती हूं। मैं इस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रही हूं। अब जब मैं इतनी दूर आ गई हूं तो मैं अब कैसे हार मान सकती हूं? ऐसा कहते हुए उसकी आवाज फिर से नर्म हो गई क्योंकि वह शर्मा गई। अगर यह सच में ऐसा है जैसा आपने कहा, आपको मुझे जल्द ही दूर ले जाना होगा। जीवकती त्रिपाठी यांकई ने थोड़ा सा सिर हिलाया। ऐसा लगा कि उसकी चचेरी बहन मंच पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। चाहे वह उसे कितनी भी समझाने की कोशिश करे, ये बेकार होगा। वीर एक बार फिर हंगामे में फूट पड़ी। पृथ्वी श्रेणी के उच्च श्रेणी के रसायनज्ञ, क्या वह वान परिवार के रसायन प्रतिभा वांगची रेंट नहीं है? वह भी यहाँ है। अगर वह है तो मुझे डर है कि वह वास्तव में ग्रैंड मास्टर शाओ के परीक्षण में पास हो सकते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प होने वाला है। उस पर देखो, एक पृथ्वी श्रेणी के मध्य श्रेणी के रसायनज्ञ शियोंग परिवार जोंग फैमिली द्वारा प्रशिक्षित। वह भी एक पृथ्वी श्रेणी के मध्य श्रेणी के रसायनज्ञ है चांग परिवार चांग फैमिली से। महान परिवारों के रसायनज्ञ आखिरकार कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। रसायनज्ञों का यह समूह सभी युवा रसायनज्ञ थे जिन्हें महान परिवारों और महान शक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जिनमें से सभी शाओ फूशेंग सियो फूशेंग की गद्दी मेंटल विरासत में लेने के लिए यहाँ आए थे। जो लोग अभी ऊपर गए थे वे सभी छोटी जगहों के रसायनज्ञ थे, इसलिए ये सामान्य था कि उनमें से कोई भी परीक्षण में पास नहीं हुआ। अब जब लोगों का यह समूह मंच पर चढ़ गया था तो बहुत से लोग इसकी अपेक्षा कर रहे थे। भीड़ गूंज रही थी और जैसे ही आवाजें मंच पर मौजूद दर्जन भर पृथ्वी श्रेणी के उच्च श्रेणी के रसायनज्ञों के कानों तक पहुंची, इन युवा पुरुषों ने सभी गर्व भरे भाव दिखाए। उन्होंने अपनी अच्छी परवरिश भी दिखाई और ऊंचे मंच पर चढ़े। सबसे पहले उन्होंने छिनजे कीनजे को झुकाकर प्रणाम किया। एक शिष्य का अभिवादन करने के बाद वे एक एक करके आगे बढ़े और बोली बर्तन पिलपॉट के सामने खड़े हो गए। भाई वान, कृपया पहले जाएं। आप सभी में से केवल भाई वान ही पृथ्वी श्रेणी के उच्च श्रेणी के रसायनज्ञ स्तर पर पहुंचे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले जाना चाहिए। चांद परिवार के रसायनज्ञ ने मुस्कुराया और इशारा किया। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। वांगची रेन ने मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी बांधी। चूंकि ऐसा है तो ये वांग स्वीकार करेगा। ऐसा कहते हुए उसने छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक की दिशा में मुड़ा और झुका। इससे पहले कि वो पहुंच गया और एक जहर की गोली निकाली, इसे अपने मुंह में डाला और फिर बैठ गया और इसे परिष्कृत किया। उसके रुख से ये स्पष्ट था कि वह इस परीक्षण में पास होने के लिए दृढ़ संकल्पित था और उसके पास कोई गुप्त उपाय था। अन्यथा वह छिपे हुए बादल शिखर को झुककर प्रणाम नहीं करता। वह पहाड़ की चोटी थी जहां शाओ फूशेंग सियो फूशेंग रहते थे। 3 औषधि राज घाटी के शिष्यों ने ये देखकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। तो क्या हुआ अगर यह एक पृथ्वी श्रेणी की उच्च श्रेणी की गोली थी? मार्शल ग्रैंडिंकल सियो द्वारा परिष्कृत जहर की गोली, भले ही एक स्वर्ग श्रेणी हेवन ग्रेड का रसायनज्ञ इसे ले, अगर उनकी योग्यता काफी उच्च नहीं थी तो वे अभी भी पीड़ित होंगे। ये वांगची रेन वास्तव में सोचता है कि वह कोई बड़ा आदमी है। 3 औषधि राज घाटी के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और चुपके से मुस्कुराया। स्थिति के विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वांगची रेन को मूर्ख बनते देखने के लिए तैयार थे। ज्यादा देर बाद नहीं, लोगों के इस समूह ने जहर की गोली ली और बैठने के लिए एक अच्छी जगह पाई। जबकि मंच पर हर कोई औषधीय प्रभाव को अवशोषित कर रहा था, नीचे के दर्शकों ने भी अपनी सांस रोक ली थी, देखने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ा रहे थे, जैसे कि वे खुद परीक्षण में भाग लेने की तुलना में अधिक घबराए हुए थे। ये रसायनज्ञ वास्तव में महान शक्तियों से होने के योग्य थे। उन सभी ने असाधारण उपलब्धियां और उच्च योग्यता हासिल की थी। जो लोग पहले परीक्षण लेने गए थे वे ज्यादा से ज्यादा आधे कप चाय के बराबर समय तक टिके थे। हालांकि लोगों के इस समूह ने 1 कप चाय के बराबर समय बीत जाने के बाद ही प्रतिक्रिया दी।
ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति पृथ्वी श्रेणी का निम्न श्रेणी का रसायनज्ञ था, जो अचानक मुंह से झाग निकालने लगा और बेहोश होकर गिर गया। इसके तुरंत बाद कोई ऊंचे मंच से कूद गया और कुछ दबी हुई आवाजें आईं। एक के बाद एक इन बड़े शक्तियों के रसायनज्ञों को सभी समस्याएं हुईं। इस परिणाम ने सभी को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा नहीं था कि ये लोग अपनी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं थे, बल्कि यह था कि ग्रैंडमास्टर शाओ के परीक्षण की कठिनाई ने सबकी कल्पना को पार कर लिया था। अगरबत्ती के बराबर समय बीत जाने के बाद केवल वांग ची रेन ही ऊंचे मंच पर बचा था, बाकी सब चले गए थे। अनगिनत लोगों के दिल तनाव में थे। अगर वांग ची रेन इस परीक्षण में पास नहीं हो सका तो वे वास्तव में नहीं जानते थे कि और कौन कर सकता था। बहुत देर बाद वांग ची रेन का शरीर अचानक हिल गया और उसके माथे पर एक फीकी काली शक्ति ची दिखाई दी। कीन से जो परीक्षण की शुरुआत से ही स्थिर बैठे थे, ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली और वांग ची रेन की प्रतिक्रिया को गहराई से घूरने लगे। जैसे जैसे समय बीता, काली शक्ति ची और अधिक स्पष्ट होती गई और अधिक ठोस होती गई। अचानक काली शक्ति ची बिना किसी निशान के गायब हो गई, लेकिन इसके बजाय वांग ची रेन ने अपना मुंह खोला और एक मुंह काला खून उल्टी कर दिया। भीड़ में हंगामा मच गया। ये पहली बार था जब उन्होंने वांग ची रेन को इस तरह की प्रतिक्रिया करते देखा था, इसलिए वे सोचने लगे कि क्या वह परीक्षण में पास हो गया था। वांग परिवार का खेती करने वाला कल्टिवेटर जल्दी से दौड़कर ऊपर आया और जल्दी से वांग ची रेन के किनारे पर गया। वांग ची रेन ने अपना हाथ हिलाया और मुश्किल से खड़ा हुआ कीन से की ओर एक अपेक्षा के निशान के साथ देखने लगा। कीन से ने आह भरी, विफल। वांग ची रेन का भाव अंधेरा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी मुट्ठी बांधी और पूछा, क्या मैं सीनियर से पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ, मैं इस परीक्षण में कैसे पास हो सकता हूँ? कीन ने देखा कि वह भी एक प्रतिभाशाली रसायनज्ञ था, इसलिए उसने धैर्य से समझाया, वास्तव में आप पास होने से बस एक कदम दूर थे, दुर्भाग्य से आप विफल रहे। जूनियर समझता है। वांग ची रेन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और दूसरे खेती करने वाले कल्टिवेटर के साथ ऊंचे मंच से कूद गया। क्या आप आगे के अध्याय का अनुवाद देखना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि मैं इस अध्याय के बारे में कोई और जानकारी दूं? स्नो कैप माउंटेन अध्याय 272 मार्शल शिखर, मार्शल पीक, स्नो कैप माउंटेन। एक बार फिर वे सबके सब नष्ट हो गए। वांग ची रेन जैसे रसायन प्रतिभा भी ग्रैंडमास्टर शाओ के परीक्षण में पास होने में विफल रहे। ये परिणाम हर किसी की उम्मीदों से कहीं परे था। वांग ची रेन के जाने के बाद दृश्य बहुत देर तक शांत रहा। किसी में भी मंच पर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। किसी को भी आत्मविश्वास नहीं था कि वे ग्रैंडमास्टर शाओ के परीक्षण में पास हो सकते हैं, इसलिए किसी ने भी मंच पर कदम रखने और खुद को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं की। शुरुआत से अंत तक औषधि राज घाटी के लोग चिंतित नहीं थे, इसलिए कोई भी मंच पर कदम नहीं रखा। वे बस वहीं खड़े रहे और प्रतीक्षा करते रहे। जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई ने डोंगकिंग यान की ओर देखा और पाया कि उसके दो छोटे हाथ लगातार बंद और खुल रहे थे, जो स्पष्ट रूप से उसकी अत्यधिक घबराहट को दर्शा रहा था। उसके चेहरे पर कोशिश करने की कुछ उत्सुकता दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ आत्मविश्वास की कमी भी थी। यहाँ तक कि एक पृथ्वी श्रेणी की उच्च श्रेणी का रसायनज्ञ भी विफल हो गया था। क्या वह केवल एक सामान्य श्रेणी की मध्य श्रेणी की रसायनज्ञ सफल हो सकती थी? अगर आप कुछ चूक जाती हैं, तो आपको जीवन भर पछतावा हो सकता है। जीवक्ति त्रिपाठी ने हल्के से कहा। डानकिंग यान का कोमल शरीर हिल गया क्योंकि वह जीवक्ति त्रिपाठी की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में सोच की एक झलक चमकी, लेकिन जल्द ही वे मजबूत हो गई क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हम चलो। जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई हल्के से मुस्कुराया और डोंगकिंग यान के साथ दोनों ऊंचे मंच पर चढ़ गए। ये देखकर कि अभी भी कोई है जिसने मंच पर कदम रखने की हिम्मत की है, नीचे की भीड़ अचानक जयकारों और प्रोत्साहन के नारों में फूट पड़ी, जिससे डानकिंग यान शर्मा कर मुस्कुराने लगी। लेकिन इसके तुरंत बाद किसी ने उसकी छाती पर कड़ाई से उसकी श्रेणी की पहचान कर ली। केवल एक सामान्य श्रेणी की मध्य श्रेणी की रसायनज्ञ, इतनी कम श्रेणी के साथ वह शायद खुद को मूर्ख बनाने वाली है। बेचारी छोटी लड़की, अगर वह यहाँ खुद को मूर्ख बनाती है तो भविष्य में वह अपना चेहरा कैसे दिखा पाएगी? एलिप्सिस। डानकिंग यान ने इन शब्दों को सुना, अपने होंठ काट लिए और एक शब्द भी नहीं कहा। औषधि राज घाटी के 3 युवा शिष्य वास्तव में उस पर मुस्कुराए। एक सुंदर महिला हमेशा जहां भी जाती है अच्छी छाप जीतने में सक्षम होती है। युवा महिला, कृपया। डानकिंग यान ने धीरे से सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली, दवा के बर्तन मेडिसिन पॉट की ओर चली गई और एक जहर की गोली निकाली। जीवक्ति त्रिपाठी की ओर सवालिया नजर से देखने के लिए पीछे मुड़ी। जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई ने हल्की से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं किनारे से देखूंगा। अगर डानकिंग यान वास्तव में परीक्षण में पास नहीं हो पाए तो वह निश्चित रूप से उसे दूर ले जाएगा। उसे निश्चित रूप से उसे दूर ले जाना था। वह उसे इतने सारे लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं होने दे सकता था। ऊंचे मंच पर औषधि राज घाटी के शिष्यों के अलावा केवल डोंगकिंग यान और जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई मौजूद थे।
इसके ऊपर जीवप्ति त्रिपाठी यांकई का पहनावा ये स्पष्ट कर रहा था कि वह इस महिला का परिचय अटेंडेंट था, इसलिए औषधि राज घाटी के शिष्यों ने तुरंत उन्हें भगाया नहीं। डोंग छिंगयान डांकिंगयान ने एक गहरी सांस ली, जहर की गोली को अपने मुंह में रखा और इसे निगल लिया इससे पहले कि वह किनारे की ओर चली गई और आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने दवा के प्रभावों को बेअसर करने के लिए अपनी ऊर्जा को संचालित किया। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे। एक भाले की तरह वह वहीं खड़ा रहा, सतर्कता से डोंग छिंगयान डोंकिंगयान की गतिविधियों को देखता रहा। आधे कप चाय का समय बीत गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 10 मिनट बीत गए, उसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई ने आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि उसने चुपके से अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस को डोंग छिंगयान के शरीर पर घुमाया। जल्दी से पता चला कि उसके शरीर में जीवन शक्ति युएनची तेजी से घूम रही थी। वह अपनी नसों मेरिडियंस में कुछ अशुद्धियों को जला रहा था। ये विविध वस्तुएं जहर की गोली में निहित जहर होनी चाहिए। ओह, ये छोटी लड़की बुरी नहीं है, वह इतनी देर तक टिकी रही। दर्शकों में किसी ने जोर से कहा। पहले आए कई सौ लोगों में से महान परिवारों के रसायनियों को छोड़कर कुछ ही इतनी देर तक टिक पाए थे। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि पहले कोई सामान्य श्रेणी का रसायनज्ञ नहीं आया था, लेकिन उन लोगों ने केवल 1 दर्जन श्वास तक सहारा लिया था, इसलिए डोंग छिंगयान डोंकिंगयान के प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया था। उसने ये कैसे किया? वह रसायन एल्केमी के लिए उपयुक्त एक और प्रतिभा है। उस वांगची रेन की तुलना में वह ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं उसे जानता हूँ, वह डोंग परिवार की युवा महिला डोंग छिंगयान डोंकिंगयान है। क्या डोंग परिवार की युवा महिला? जैसे ही भीड़ ने जोर से कहा, एक फीकी काली शक्ति ची अचानक डोंग छिंगयान डोंकिंगयान की भान के बीच दिखाई दी। तेजी से ये काली शक्ति ची मोटी और मोटी होती गई और फिर काली शक्ति ची तेजी से चली गई और उसके शरीर में गायब हो गई। लेकिन डोंग छिंगयान डोंकिंगयान ने अचानक अपना मुंह खोला और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली एक काली शक्ति ची थूक दी। इस काली शक्ति ची को बाहर निकालने के बाद डोंग छिंगयान डोंकिंगयान ने आश्चर्य से अपनी बड़ी आंखें खोल दी। छिनसे कीनसे भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका कठोर चेहरा आखिरकार एक मुस्कान में खिल गया, क्योंकि उसने प्रशंसा की। अच्छा, आखिरकार किसी ने मार्शल अंकल सियो के परीक्षण में पास कर लिया। मौजूद सैकड़ों लोग शांत थे, लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर दुनिया भर से 300 से अधिक रसायनियों ने मंच पर कदम रखा था। उनमें से कई उत्कृष्ट योग्यता वाले प्रतिभा थे, कुछ तो पृथ्वी श्रेणी के उच्च श्रेणी के रसायनज्ञ भी थे, लेकिन वे सभी किसी न किसी तरह विफल हो गए थे। अब एक अकेली सामान्य श्रेणी की मध्य श्रेणी की रसायनज्ञ वास्तव में सुरक्षित रूप से पास हो गई थी। इसमें किस तरह के रहस्य और गूढ़ बातें छिपी हुई थी? डोंग छिंगयान डोंकिंगयान भी हक्का बक्का थी। वह आश्चर्य से छिनसे कीनसे को घूरते हुए अपनी बड़ी आंखें झपका रही थी। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई ने हल्के से खांसा और कहा, युवा महिला, इस सीनियर ने कहा कि आपने ग्रैंड मास्टर के परीक्षण में पास कर लिया है। क्या? डोंग छिंगयान डोंकिंगयान को होश नहीं आया था। छिनसे कीनसे का ठंडा भाव अचानक बदल गया। एक दयालु मुस्कान ने उसकी जगह ले ली। युवा महिला, परीक्षण में पास होने पर बधाई। अब से आप मेरे मार्शल अंकल शाओ की शिष्य हैं। हम इस छिन को भी आपको जूनियर सिस्टर कहना चाहिए। डोंग छिंगयान डोंकिंगयान बहुत देर तक हैरान रही। अचानक वह उछल पड़ी और खुशी के आंसू में फूट पड़ी। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। खुशी बहुत अचानक आई थी। छोटी लड़की स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। वह बहुत देर तक बोल नहीं पाए। उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। आंसू उसके गालों से बहने लगे। बहुत देर बाद डोंग छिंगयान डोंकिंगयान छिनसे कीनसे की ओर मुड़ी और कहा, यान बिग ब्रदर छिन को प्रणाम करती है। छिनसे कीनसे हंसा। जूनियर सिस्टर बहुत विनम्र है। मार्शल अंकल शाओ का आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करना मेरी औषधि राज घाटी का आशीर्वाद है। दोनों के शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद माहौल तुरंत बहुत अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया, जिससे नीचे के लोगों का समूह हक्का बक्का होकर घूरने लगा। उन्होंने औषधि राज घाटी के छिनसे कीनसे को इतना दोस्ताना व्यवहार करते हुए कब देखा था। हर बार जब वे उसे रसायन एल्केमी करने के लिए कहते थे, तो वह हमेशा एक सीधा चेहरा बनाए रखता था, जैसे कि दुनिया में हर कोई उसे पैसे देता हो। लेकिन अब वह इतनी चौड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था कि उसके दाढ़ के दांत देखे जा सकते थे। ऐसा नहीं था कि वह मुस्कुराना नहीं जानता था, बल्कि यह था कि वे उसकी तेज आंखों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चूंकि जूनियर सिस्टर ने मार्शल अंकल शाओ के परीक्षण में पास कर लिया है, आप अब मेरी औषधि राज घाटी की शिष्य हैं। अगर और कुछ नहीं है तो आप हमारे साथ औषधि राज घाटी आ सकती हैं। अगर आपको कुछ जरूरत है तो कृपया इसे जल्द से जल्द संभाल लें, छिनसे कीनसे ने मुस्कान के साथ कहा। डोंग छिंगयान डोंकिंगयान ने सिर हिलाया। अगर वह औषधि राज घाटी में प्रवेश करना चाहती थी तो उसे पहले डोंग परिवार को सूचित करना होगा। हालांकि चूंकि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई थी, उसे विश्वास था कि उसका बड़ा भाई निश्चित रूप से उसे रोकेगा नहीं।
औषधि राज घाटी में प्रवेश करने में सक्षम होना भी डोंग परिवार के लिए गर्व की बात थी। जरा सोचिए, दुनिया में कोई भी महान शक्ति औषधि राज घाटी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती थी। डोंग परिवार की युवा महिला पहले से ही औषधि राज घाटी के ग्रैंड मास्टर शाओ की सीधी शिष्या थी। ये एक अद्वितीय फायदा था, कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। बिग ब्रदर यान रवि कोशिश करना चाहती है। डोंकिंग यान ने जीवक्ति त्रिपाठी यांकई की ओर देखा और कहा। रक्षक छिनसे कीनजेक ने माथे पर बल डाला, जीवक्ति त्रिपाठी की ओर फीके से देखा। हालांकि उसने ज्यादा घृणा नहीं दिखाई, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। यान बचपन से मेरी रक्षा कर रहा है, इसलिए। छिनसे कीनजेक ने उसे एक सार्थक नजर दी। जाहिर है कि उसे गलतफहमी हो गई थी कि उसने समय के साथ उसके लिए भावनाएं विकसित कर ली थी। वह गहराई में नहीं जाना चाहता था, उसने बस सिर हिलाया और कहा, चूंकि वह कोशिश करना चाहता है। ये ठीक है। वैसे भी मार्शल अंकल शाओ ने बड़ी संख्या में जहर की गोलियां परिष्कृत की हैं। ऐसा कहते हुए उसने सहजता से पूछा, वह किस श्रेणी का रसायनज्ञ है? डोंकिंग यान शर्मा गई और कहा, वह रसायन एल्केमी नहीं जानता। रसायन एल्केमी नहीं जानता। छिनसे कीनजे का भाव अचानक बदसूरत हो गया। अगर आप रसायन एल्केमी नहीं जानते हैं तो कोशिश करने का क्या फायदा है? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि रसायन एल्केमी एक बच्चों का खेल है? मेरी औषधि राज घाटी में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है अगर आपके दिल में रसायन एल्केमी के लिए जगह नहीं है। अगर आप इस परीक्षण में पास होना चाहते हैं तो कोशिश मत करो। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने उसे फीके से देखा और कहा, क्या मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ, जब सीनियर शाओ ने यह परीक्षण स्थापित किया था तो क्या उन्होंने कहा था कि बिना रसायन एल्केमी अनुभव वाले लोग भाग नहीं ले पाएंगे? छिनसे कीनजेक ने कटाक्ष किया, मार्शल अंकल ने कभी ऐसी बात नहीं कही। लेकिन चूंकि आपने पहले कभी रसायन एल्केमी का अध्ययन नहीं किया है तो आप स्वाभाविक रूप से भविष्य में इस सड़क पर दूर तक नहीं जा पाएंगे। अगर आप अपना जीवन रसायन एल्केमी को समर्पित करने का इरादा नहीं रखते हैं तो यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए मत आओ, यह आपके लिए खेलने की जगह नहीं है। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने हल्के से कहा, जहां तक इस जूनियर को पता है, ग्रैंडमास्टर शाओ ने खुद केवल 26 या 27 साल की उम्र में पहली बार रसायन एल्केमी सीखना शुरू किया था। ये जूनियर इस साल केवल 17 साल का है, ग्रैंडमास्टर शाओ से 10 साल छोटा है। ये सारी जानकारी वही थी जो उसने अभी अभी दूसरों से सुनी थी। छिनसे कीनजे की भान तन गई क्योंकि उसका भाव काफी अप्रिय हो गया। अचानक भीड़ से किसी ने गाली दी, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम ग्रैंडमास्टर शाओ से अपनी तुलना करने की हिम्मत कैसे करते हो? ग्रैंडमास्टर शाओ एक प्रतिभा है, रसायन एल्केमी के लिए जन्म लिया है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने केवल 26 या 27 साल की उम्र में रसायन एल्केमी सीखना शुरू किया। भले ही वह 40 या 50 साल के होते तो भी बहुत देर नहीं होती। आपको ग्रैंडमास्टर शाओ से अपनी तुलना करने की क्या योग्यता है? शांत। छिनसे कीनजे ने गुस्से से चिल्लाया, तुरंत भीड़ को शांत कर दिया। छिनसे कीनजे ने जीवक्ति त्रिपाठी यांकई को गहराई से घूरा, एक शब्द भी नहीं कहा। बहुत देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, जो आपने कहा वह सही है। चूंकि मार्शल अंकल ने यह नहीं कहा कि केवल रसायनियों को ही इस परीक्षण में भाग लेना चाहिए, आप योग्य हैं। जाओ और एक जहर की गोली ले लो। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने सिर हिलाया और 3 औषधि राज घाटी के शिष्यों के कटाक्ष के तहत उसने एक जहर की गोली निकाली और इसे सीधे अपने मुंह में फेंक दिया। डोंकिंग यान ने उसे घबरा कर देखा, लेकिन जीवक्ति त्रिपाठी यांकई बस मुस्कुराया और किनारे की ओर चला गया और बैठ गया। अपनी सच्ची यान गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को संचालित करते हुए एक जलती हुई सनसनी फैल गई, जिससे छिनसे कीनजे की भान थोड़ी सिकुड़ गई और वह चुपके से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने एक पल पहले जीवक्ति त्रिपाठी यांकई को तुच्छ समझा था, अब जब उसने उसकी जीवन शक्ति युआनची को महसूस किया तो वह जानता था कि ये लड़का सरल नहीं था। इतनी कम उम्र में वह पहले ही जीवन शक्ति युआनची सीमा तक पहुंच गया था। इस तरह की योग्यता औसत व्यक्ति तुलना नहीं कर सकता था। अगर उसने खुद को रसायन एल्केमी से विचलित नहीं किया और इसके बजाय मार्शल दाओ पर ध्यान केंद्रित किया तो वह निश्चित रूप से भविष्य में महान चीजें हासिल करेगा। एक मामूली रक्षक इतना शक्तिशाली है। डोन परिवार की विरासत उथली नहीं थी। छिनसे कीनजे वास्तव में हैरान था। जैसे ही जहर की गोली उसके पेट में प्रवेश कर गई, जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने महसूस किया कि यह पूरी तरह से घुल गई और सीधे उसकी नसों मेरिडियंस में बह गई। व्यक्तिगत रूप से एक ग्रैंडमास्टर द्वारा परिष्कृत होने के योग्य इस तरह के औषधीय प्रभाव बस बहुत तेज थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जीवक्ति त्रिपाठी यांकई अब जीवन शक्ति युआनची के दूसरे चरण में था। भले ही एक खेती करने वाला कल्टिवेटर अभी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट बाउंड्री तक पहुंचा हो, जब तक वे अपनी जीवन शक्ति युआनची को संचालित करते थे वे प्रयास के बिना औषधीय प्रभाव को अवशोषित करने में सक्षम होते थे। औषधीय प्रभाव उसकी नसों मेरिडियंस के माध्यम से बह गया, लेकिन उसकी सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआनची द्वारा तपाया और जलाया जाने के बाद वे उसे थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थे।
कुछ चक्रों के बाद जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने महसूस किया कि जहर ने अपना प्रभाव पूरी तरह से खो दिया था और इसके बजाय उसके सिर के ऊपर तक बहना जारी रखा। उसके मुंह में एक गंदी गैस टर्बड गैस में मिल गया। एक पल के लिए घूरते हुए जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने चुपके से गाली दी। डोंग छिंग यान डांकिंग यान ने अभी अभी परीक्षण में पास होने के लिए एक कप चाय पीने जितना समय लिया था, जिसने पहले ही छिन से कीन से को अपना संयम खो दिया था। अब कुछ ही चक्रों के बाद उसने परीक्षण में पास कर लिया था। कौन जानता था कि किस तरह की गड़बड़ी पैदा होगी। ये गति बहुत तेज है। ऐसा सोचते हुए जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने अपने मुंह में गंदी गैस टर्बड गैस को निगल लिया। इसे बाहर नहीं थूका, जबकि कुछ नहीं हुआ की तरह अपनी गुप्त तकनीक सीक्रेट आर्ट को संचालित करना जारी रखा। जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने जानबूझकर अपनी गति को धीमा कर दिया है ताकि ध्यान न खींचे। क्या आप देखना चाहेंगे कि क्या छिनसे कीनसे या अन्य लोग उस पर ध्यान देते हैं? स्नोकैप माउंटेन अध्याय 273 मार्शल शिखर मार्शल पीक स्नोकैप माउंटेन। आधे अगरबत्ती के बराबर समय के बाद जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने चुपचाप अपनी जीवन शक्ति युएनची को संचालित करना शुरू कर दिया और अपने मुंह से गंदी शक्ति टर्बड ची को अपनी भान तक मार्गदर्शित किया। बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से जीवक्ति त्रिपाठी की भान अब एक फीकी काली शक्ति ची से भरी हुई थी। छिनसे कीनसे अचानक हैरान हो गया। ये स्पष्ट रूप से एक संकेत था जो केवल परीक्षण के अंतिम मोड़ पर ही दिखाई देगा। पहले मंच पर आए सैकड़ों रसायनियों में से केवल वांग ची रेन और डोंग छिंग यान डोंकिंग यान इस बिंदु तक पहुंचे थे, लेकिन पूर्व विफल हो गया था जबकि बाद वाला सफल हुआ था। एक मामूली रक्षक ये कैसे कर सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह रसायन एल्केमी के लिए उपयुक्त एक और प्रतिभा था? छिनसे कीनसे काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसने जीवक्ति त्रिपाठी यांकई को गहराई से घूरा। उसका दिल लगभग उसके गले में आ गया था। उसके मार्शल अंकल शाओ ने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया था कि जब तक वह इस परीक्षण के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी ढूंढ सकता है वह संतुष्ट होगा। अब जब डोंग छिंग यान डांकिंग यान पास हो गई थी, अगर एक और पास हो गया तो क्या उसके मार्शल अंकल खुशी से पागल नहीं हो जाएंगे? छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक का भविष्य में न केवल एक उत्तराधिकारी होगा बल्कि यह अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में भी सक्षम होगा। जैसे ही छिनसे कीनसे का दिल घबराहट से भरा हुआ था, जीवक्ति त्रिपाठी की भान के बीच की काली शक्ति ची अचानक गायब हो गई। छिनसे कीनसे वहीं पर अपनी सांस रोके रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सफलता या विफलता सब अगले पल पर निर्भर करेगा। जैसे ही वह बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था, जीवक्ति त्रिपाठी यांकई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बहुत देर बाद छिनसे कीनसे की आंखें दर्द करने लगी, केवल यह देखने के लिए कि जीवक्ति त्रिपाठी की भान के बीच काली शक्ति ची की एक लहर दिखाई दी। क्या चल रहा है? छिनसे कीनसे वास्तव में भ्रमित था। उसके सामने इस युवक की प्रतिक्रिया वांग ची रेन की तरह नहीं थी जिसने काला खून थूका था, न ही वह डोंग छिंग यान डोंकिंग यान की तरह था जिसने सफलतापूर्वक काला धुआं बाहर निकाला था। तो ये काली गैस उसकी भान के बीच आगे और पीछे कैसे दिखाई दे सकती थी? ये स्थिति उसके मार्शल अंकल ने उसे पहले जो बताया था उससे असंगत थी। जैसे ही वह चिंतित और भ्रमित महसूस कर रहा था, काली शक्ति ची गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह शांत हो पाता, काली शक्ति ची फिर से दिखाई दी। एलिप्सिस छिनसे कीनसे का दिल अनियमित रूप से धड़कना शुरू हो गया क्योंकि काली शक्ति ची उठती और गिरती रही। इस तरह के परिणाम को जाने बिना प्रतीक्षा करना वास्तव में बहुत यातनापूर्ण था, खासकर जब दूसरे पक्ष का प्रदर्शन लगातार सफलता और विफलता के बीच उतार चढ़ाव कर रहा था, जिससे वह और भी अधिक पीड़ित महसूस कर रहा था। काली शक्ति ची कम से कम एक दर्जन बार उतार चढ़ाव करती रही, इससे पहले कि उसके सामने का लड़का अचानक अपना मुंह खोला और एक मोटी गंदी शक्ति टर्बड ची थूक दी। जैसे ही यह गंदी शक्ति टर्बड ची बाहर निकली, लड़के का पूरा शरीर सुस्त लग रहा था, उसका सिर नीचे झुक गया था। उसने अपनी आत्मा स्पिरिट खो दी थी। धिक्कार है, तुमने आखिरकार इसे थूक दिया, छिनसे कीनसे ने अपने दिल में शाप दिया। अगर तुम मुझे कुछ और बार यातना देते रहे तो मुझे डर है कि मैं इसे और नहीं सह पाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? छिनसे कीनसे ने गहरे विचार में अपनी भान सिकोड़ ली। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक की योग्यता उसके मार्शल अंकल द्वारा निर्धारित मानक तक मुश्किल से पहुंची हो और इसीलिए उसने इतनी कठिनाई से परीक्षण में पास किया हो? इस तरह सोचते हुए ये समझ में आता था। ब्रदर कीन डोंग छिंग यान डोंकिंग यान ने छिनसे कीनसे को देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, वह कैसा है? छिनसे कीनसे ने होश संभाला और दिल से हंसा, हम बुरा नहीं। हालांकि उसकी योग्यता आपकी तुलना में थोड़ी खराब है, लेकिन उसने मुश्किल से पास किया है। फिर से पास कर लिया। मंच के नीचे मौजूद हर कोई इस वाक्य से स्तब्ध था। इससे पहले इतने सारे लोग मंच पर गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि वांग ची रेन ने भी काला खून थूका था, लेकिन अब एक सामान्य श्रेणी की मध्य श्रेणी की रसायनज्ञ ने पास कर लिया था। भले ही रसायनज्ञ के रूप में उसकी श्रेणी बहुत कम थी, वह फिर भी डोंग परिवार की बेटी थी।
डोन परिवार काफी शक्तिशाली था, इसलिए ये स्वीकार्य था कि वे ऐसी प्रतिभा को विकसित कर सकते थे। लेकिन रक्षकों के बारे में क्या? वे तो बस युवा महिला डोन के अनुयायी थे। ऐसा व्यक्ति कैसे पास हो सकता था? सीनियर छिन, उस छोटे बच्चे ने धोखाधड़ी तो नहीं की है ना? नीचे से किसी ने चिल्लाया। यह सही है सीनियर, ये व्यक्ति रसायन एल्केमी नहीं जानता। वह एक रसायनज्ञ की श्रेणी के बिना ग्रैंड मास्टर शाओ के परीक्षण में पास कैसे हो सकता है? उसने इसे हासिल करने के लिए कुछ गंदी चालें इस्तेमाल की होंगी। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। एलिप्सिस एलिप्सिस। छिनसे कीनजे के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी आंखें बिजली की तरह चमकी क्योंकि उसने अपनी आंखें भीड़ पर घुमाई, ठंडी सांस ली। यह मेरे मार्शल अंकल शाओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत एक जहर की गोली है। कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता। भले ही एक अमरता आरोहण क्षेत्र इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री का खेती करने वाला कल्टिवेटर इस गोली को ले, रसायन एल्केमी योग्यता के बिना वाले इसे सहन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई है जो असहमत है तो ऊपर आओ और इसे आजमाओ, लेकिन अगर कोई है जो इस पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है तो वह मेरी औषधिराज घाटी का अपमान, मेरे मार्शल अंकल शाओ का अपमान है। जैसे ही यह बड़ा आरोप लगाया गया, भीड़ तुरंत शांत हो गई। धिक्कार है, एक छोटा रक्षक जो रसायन एल्केमी भी नहीं कर सकता, वह पास हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं है। एक रसायनज्ञ ने अपने दांत पीसे और जोर से मंच पर दौड़कर आया। कई लोगों ने जल्दी से पीछा किया। एक पल बाद लोगों का एक बड़ा समूह जहर से पीड़ित था। जहर की गोलियों का एक पूरा बर्तन, कम से कम 500-600। दोपहर तक सभी जहर की गोलियां ले ली गई थी, लेकिन शुरू से अंत तक केवल डोंग छिंगयान, डोंकिंगयान और जीवप्ति त्रिपाठी यांगकई ही सुरक्षित रूप से परीक्षण में पास हुए थे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें वांगची रेन जैसा ही नसीब मिला, अंतिम चरण तक पहुंचे लेकिन अंतिम चरण में विफल रहे, जिससे कई लोगों ने अफसोस के साथ आह भरी। अब जाकर सभी को एहसास हुआ कि ग्रैंडमास्टर शाओ ने शिष्यों की भर्ती करने के लिए नहीं निकाला था, बल्कि एक उपयुक्त उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए इस तरह का कठिन परीक्षण स्थापित किया था। परीक्षण समाप्त होने के बाद छिनसे कीनजे मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर, आप मेरे साथ छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक कब आएंगे? अगर मार्शल अंकल को पता चलेगा कि इस बार 2 लोग पास हुए हैं तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। जीवप्ति त्रिपाठी यांगकई का चेहरा भावहीन रहा, एक शब्द भी नहीं कहा। उसका भाव ठंडा था। उसकी वर्तमान स्थिति एक अंगरक्षक की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता था। डोंग छिंगयान, डोंकिंगयान मुस्कुराए और कहा, मैं अपने बड़े भाई को अलविदा कहने जा रही हूँ। ओह, चलो एक साथ चलते हैं। जल्दी से अलविदा कहो और हम छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक चलेंगे। वह उन्हें औषधि राजघाटी मेडिसिन किंग्स वैली ले जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। डोन परिवार के दवा भंडार मेडिसिन स्टोर की तीसरी मंजिल पर डोंग छिंगहान डोंकिंगहा के मोटे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। डोंग छिंगयान डोंकिंगयान ने ग्रैंडमास्टर शाओ के परीक्षण में पास कर लिया था। ये खबर पहले ही उसके कानों तक पहुंच गई थी। भले ही वह जानता था कि उसकी छोटी बहन बचपन से ही रसायन एल्केमी के प्रति जुनूनी थी, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कारनामा कर पाएगी। शाओ फुशेंग सियो फुशेंग को शिष्य के रूप में पूजना, यह एक अच्छी बात थी जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन अंत में वह एक लड़की थी जिसे बचपन से ही लाड प्यार किया गया था। अब अचानक एक अनजान वातावरण में बदलना, उसे पता नहीं था कि वह इसे संभाल पाएगी या नहीं। लेकिन अब जो किया गया था वह किया गया था। जब तक कि डोंग परिवार औषधि राजघाटी के साथ सभी संबंध तोड़ने को तैयार नहीं था, औषधि राजघाटी से किसी को निकालना असंभव होगा। डोंग परिवार स्वाभाविक रूप से औषधि राजघाटी के साथ संबंध नहीं तोड़ सकता था। दांव बहुत ऊंचा था। जैसे ही डोंग छिंगहान डोंकिंगहा करवाहट से मुस्कुरा रहा था, हवा और बादल दोहरे रक्षकों विंड एंड क्लाउड डुअल गार्ड्स का भाव अचानक बदल गया और फुसफुसाया, युवा महिला और युवा स्वामी जीवप्ति यंग मास्टर यांग आ रहे हैं और उनके साथ एक और व्यक्ति है, वह औषधि राजघाटी का प्रबंधक होना चाहिए। डोंग छिंगहान डोंकिंगहा चौंक गया और जल्दी से उठा। उन्हें नमस्ते कहने के लिए मेरे साथ चलो। इससे पहले कि वे दरवाजे तक पहुंचते, सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलते हुए जीवप्ति त्रिपाठी यांगकई ने डोंग छिंगयान डोंकिंगयान को तेज गति से सीढ़ियों से दौड़ते हुए देखा। बिग ब्रदर, मैं सफल हुई। डोंग छिंगयान डोंग छिंगहान डोंकिंगहा को शुभ समाचार बताने का इंतजार नहीं कर सकी। डोंग छिंगहान डोंकिंगहा का चेहरा तुरंत कठोर हो गया क्योंकि उसने पहुंचकर उसका सिर खटखटाया, डांटते हुए, बकवास। इतनी बड़ी बात तुमने पहले से मुझसे इस पर चर्चा क्यों नहीं की? डोंग छिंगयान डोंकिंगयान ने अपना छोटा सिर रगड़ा, फिर भी मुस्कुरा रही थी, थोड़ी भी नाराजगी नहीं दिखाई। जैसे ही डोंग छिंगहान डोंकिंगहा ने उसे डांटना समाप्त किया, छिनसे कीनजे जो करीब से पीछा कर रहा था ने हल्के से खांसा। डोंग छिंगहान डोंकिंगहा का भाव तुरंत गंभीर हो गया क्योंकि उसने जल्दी से झुका, जूनियर सीनियर छिन को प्रणाम करता है। छिनसे कीनजे ने हल्के से सिर हिलाया, थोड़ा माथे पर बल डाला। युवा स्वामी डोंग, चूंकि आपकी छोटी बहन परीक्षण में पास हो गई है,
वह अब मेरी औषधि राज घाटी की शिष्य, मेरे मार्शल अंकल शाओ की शिष्य और इस छिन की जूनियर सिस्टर है। हालांकि वह अभी भी आपके डोंग परिवार की सदस्य है, आप उसे अपनी मर्जी से नहीं मार सकते। डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा हैरान रह गया। छिन से कीनजेक ने सहजता से उसे डांटना जारी रखा, रसायनज्ञ अल्केमिस्ट एक महान पेशा है, आप भला चलाने वाले असभ्यों से अलग, आपको दिमाग की जरूरत है। क्या आप दिमाग समझते हैं? क्या होगा अगर आप उसका सिर तोड़ दें? जूनियर सिस्टर रसायन अल्केमी में एक प्रतिभा है, अगर आप वास्तव में उसका सिर तोड़ देते हैं तो क्या आप नुकसान उठा सकते हैं? क्या आप मेरे मार्शल अंकल शाओ के क्रोध को सह सकते हैं? क्या आपका डोंग परिवार मेरी औषधि राज घाटी के क्रोध को सह सकता है? भाला और छड़ी डांट डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा का युवा स्वामी डोंग अवाक रह गया। छिन से कीनजेक ने सनसनाहट की और जारी रखा, आप मुझे सीनियर कहते हैं, लेकिन यान रब इस छिन की जूनियर सिस्टर है, वरिष्ठता के मामले में वह आपसे ऊंची है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? क्या आप इस सरल सत्य को नहीं समझते हैं? हम डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा हक्का बक्का था, रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं थे। मैंने अभी अभी तुम्हें नमस्ते कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि तुम्हारी औषधि राजघाटी हावी है, लेकिन वह मेरी छोटी बहन है, क्या मैं उसे सबक भी नहीं सिखा सकता? मैंने कभी किसी को इतना अधिक रक्षात्मक नहीं देखा है। तुमने अभी तक औषधि राजघाटी में प्रवेश भी नहीं किया है और तुम पहले ही ये सब व्यवहार कर रहे हो। एक बार जब तुम वास्तव में औषधि राजघाटी में प्रवेश कर लोगे तो तुम किस तरह की परेशानी पैदा करोगे? हालांकि भले ही डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा अत्यधिक उदास था, अपने दिल में वह भी काफी खुश था। छिन से कीनजे अपनी छोटी बहन के प्रति इतना रक्षात्मक होने के कारण औषधि राजघाटी में प्रवेश करने के बाद वह कोई भी कठिनाई नहीं झेलेगी। जूनियर जानता है कि वह गलत था। डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा ने होशियारी से अपनी गलती मान ली। छिन से कीनजेक ने हल्के से सिर हिलाया, अच्छा, युवा स्वामी डोंग एक अशिक्षित व्यक्ति की तरह नहीं लगता, अपनी गलतियों को जानना और उन्हें सुधारना एक अच्छी बात है। डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा के मोटे चेहरे ने एक जबरन मुस्कान निकाली, एक मुस्कान जो रोने से भी बदसूरत थी। छिन से कीनजेक मुड़ा और डोंग छिंगयान डोंगकिंगयान को देखा, जूनियर सिस्टर, अगर आपको और युवा स्वामी डोंग को कुछ कहना है तो इसे संक्षिप्त रखें, मैं नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहते हुए वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। वह डोंग छिंगयान डोंगकिंगयान का समर्थन करने के लिए यहाँ आया था। छिन से कीनजेक के जाने के बाद डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा ने अपने दांत पीसे और अपनी छोटी बहन को घूरा, तुम्हारे पास क्षमता है, क्या मुझे तुम्हें सीनियर डोंग कहना चाहिए? ही डोंग छिंगयान डोंगकिंगयान खिखिखी हंसी, आगे बढ़ी और अपने भाई की बांह हिलाई, धीरे से कहा, पिताजी। डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा ने लाचारी से सिर हिलाया, मैं उन्हें बताऊंगा, मुझे विश्वास है कि वह मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। हम पिताजी मुझ पर गर्व करेंगे। डोंग छिंगयान डोंगकिंगयान ने जल्दी से सिर हिलाया, अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा पत्थर उठा लिया गया हो। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई की ओर मुड़ते हुए डोंग छिंगहान डोंगकिंगहा ने फुसफुसाया, एक बार जब तुम औषधि राज घाटी में प्रवेश कर लेते हो तो सावधान रहना, अगर कुछ होता है तो यान र को शामिल मत करना। वह स्वाभाविक रूप से गोली संत की चोटी पिलसेन पीक का जिक्र कर रहा था। मुझे पता है कि क्या करना है। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई ने सिर हिलाया। आधे घंटे बाद जीवप्ति त्रिपाठी यांकई और डोंग छिंगयान डोंगकिंगयान नीचे आए। छिन से कीनजे और 3 औषधि राज घाटी के शिष्य लंबे समय से अधीर हो गए थे, इसलिए जब उन्होंने उन्हें नीचे आते देखा तो वे तुरंत वापस दौड़ पड़े। औषधि राज घाटी मेडिसिन किंग्स वैली की 12 चोटियों में से छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक बीच में स्थित था, गोली संत की चोटी पिलसेन पीक से केवल 2 पहाड़ों की दूरी पर। चोटी की तल पर पहुंचकर ऊपर देखने पर केवल एक अस्पष्ट उबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क शीर्ष की ओर जा रही थी, जिसके दोनों किनारों पर हरियाली थी, एक सुंदर दृश्य बना रहा था। पहाड़ की तल पर एक पत्थर की गोली थी जिस पर 3 बड़े अक्षर खुदे हुए थे, छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक। पत्थर की गोली के नीचे दाएं कोने में छोटे खूनलाल अक्षरों की एक पंक्ति थी। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई ने करीब से देखा और पाया कि छोटे अक्षरों की पंक्ति वास्तव में थी, अतिक्रमण करने वालों की मृत्यु होगी। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। जीवप्ति त्रिपाठी यांकई और डोंग छिंगयान डोंगकिंगयान अब औषधि राज घाटी के छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला अध्याय 274 शुरू करूं? स्नो कैप्ड माउंटेन अध्याय 274 मार्शल शिखर मार्शल पीक स्नो कैप्ड माउंटेन। चमकीले लाल अक्षरों की ये पंक्ति औषधि राज घाटी मेडिसिन किंग्स वैली की अद्वितीय और असाधारण भावना को प्रदर्शित करती है। केवल औषधि राज घाटी के लोग ही अपने घर के सामने ऐसा भव्य पत्थर का स्मारक खड़ा करने की हिम्मत करेंगे। पहाड़ की तल पर कोई पहरा नहीं दे रहा था, इसलिए छिन से कीनजे ने समूह को पहाड़ पर चढ़ाया। डोंग छिंगयान डोंगकिंगयान और छिन से कीनजे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनके पीछे औषधि राज घाटी के 3 शिष्य थे और जीवप्ति त्रिपाठी यांकई पीछे से आ रहे थे। जब औषधि राज घाटी के 3 युवा शिष्यों ने डोंग छिंगयान को देखा तो उनके चेहरे ईर्ष्या, पूजा और यहाँ तक कि प्यार से भरे हुए थे।
दूसरी ओर जब उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को देखा तो वे अभी भी तिरस्कारपूर्ण थे, उन्होंने उससे एक शब्द भी कहने की परेशानी नहीं उठाई। रसायनज्ञ एल्केमिस्ट्स ऐसे लोगों का समूह थे जो दूसरों के साथ बातचीत करने में अच्छे नहीं थे और उनकी आंखें सिर के ऊपर थीं। औषधि राजघाटी के रसायनज्ञ और भी अधिक ऐसे थे। डोंग छिंगयान की पृष्ठभूमि असाधारण थी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी ने भी ग्रैंडमास्टर शाओ द्वारा निर्धारित परीक्षण में पास कर लिया था और छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक में प्रवेश करने के लिए योग्य था। मूल रूप से वह कम स्थिति वाला एक छोटा परिचय अटेंडेंट था। वे उससे बातचीत करने के लिए खुद को कैसे नीचा कर सकते थे। चूंकि वे नहीं बोले, जीवप्ती त्रिपाठी एक शांत लौकी की तरह था, चलते समय चुपके से निरीक्षण कर रहा था। दूसरी ओर डोंग छिंगयान एक गौरैया की तरह थी। जिस क्षण उसने उबड़-खाबड़ पहाड़ी सड़क पर कदम रखा था, वह लगातार सवाल पूछ रही थी। वह अपने दिल में पवित्र भूमि होली लैंड में प्रवेश करने वाली थी और उस सीनियर को देखने वाली थी जिसकी वह पूजा करती थी, इसलिए डोंग छिंगयान घबराई हुई और उत्सुक दोनों थी। छिनसे किनजेक ने ज्यादा बात नहीं की, अधिकांश समय वह शांत रहता था, लेकिन जब डोंग छिंगयान के सवालों का सामना करना पड़ा तो उसने सावधानीपूर्वक एक एक करके जवाब दिया, थोड़ी भी अधीरता नहीं दिखाई। उन दोनों के बीच बातचीत सुनते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने भी कुछ चीजें सीखी। छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक में कई दशकों पहले से केवल एक रसायनज्ञ शाओ फुशेंग सियो फुशेंग था। उसकी सेवा करने वाली 2 नौकरानियों मेड सर्वेंट्स के अलावा कोई और नहीं था। इसके अलावा ये 2 नौकरानियां साधारण लोग थे जिन्होंने पहले कभी खेती कल्टीवेशन नहीं की थी। शाओ फुशेंग सियो फुशेंग अपने पूरे जीवन रसायन एल्केमी के प्रति जुनूनी रहा था और इस साल तक उसने कभी शिष्य स्वीकार नहीं किया था। जब उसने अपना मन बदल लिया और अपने जीवन के ज्ञान को आगे बढ़ाने का फैसला किया, यही कारण था कि आज का परीक्षण हुआ था। मास्टर ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? डोंग छिंगयान ने जिज्ञासा से पूछा। छिनसे का भाव अंधेरा हो गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। एक पल के संकोच के बाद उसने कहा, मार्शल अंकल के विचार मैं अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करता। आपको एक दिन खुद उनसे पूछना चाहिए। ओह, माउंटेन छिपे हुए बादल शिखर पर आगमन। माउंटेन छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक का पहला आधा असाधारण नहीं था। जहां तक आंख देख सकती थी केवल उबड़-खाबड़ चट्टानें और जंगल थे। समय समय पर कुछ जंगली जानवर घूमते थे, हालांकि वे सभी छोटे जानवर थे जैसे खरगोश और हिरन। उनमें कुछ भी खतरनाक नहीं था। लेकिन दूसरे आधे में इसके बजाय ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल चीज थी। इसने लोगों को आरामदायक और खुश महसूस कराया। पहाड़ों में कई विदेशी फूल और जड़ी बूटियां थीं। बस वैसे ही वे खुले तौर पर वहां उग रहे थे, हवा में झूल रहे थे। वे कई प्रकार के थे। ये एक चकाचौंध करने वाला दृश्य था। यहाँ इतनी जड़ी बूटियां हैं, किसी ने चुपके से आकर उन्हें क्यों नहीं चुना? डोंग छिंगयान खुद को उत्सुक महसूस करने से नहीं रोक पाई जब उसने पहाड़ी जंगल की रक्षा करने वाला कोई नहीं देखा। कौन हिम्मत करता है? छिनसे ने ठंडी सांस ली। जो कोई भी औषधि राजघाटी की जड़ी बूटियों को छूने की हिम्मत करेगा, उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। इन हत्यारे शब्दों को सुनकर डोंग छिंगयान ने जल्दी से अपनी जीभ बाहर निकाल दी। पहाड़ों में लगाई गई जड़ी बूटियां निश्चित रूप से बहुत कीमती नहीं थी, इसलिए इन चीजों के लिए औषधि राजघाटी को नाराज करना उचित नहीं था। 1 घंटे बाद समूह पहाड़ के शीर्ष पर पहुंचा जहां घरों की एक पंक्ति थी। वे ज्यादा नहीं थे, केवल 7 या 8 थे, जिनमें से अधिकांश नए बने हुए थे। ये निवास होने चाहिए जो शाओ फुशेंग ने अपने शिष्यों के लिए तैयार किए थे। यहाँ पहुंचकर छिनसे रुका और औषधि राजघाटी के 3 शिष्यों की ओर मुड़ा और कहा, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो। उन तीनों ने सुना। जल्दी से एक शर्मीला चेहरा बनाते हुए वे मुस्कुराए और कहा, मार्शल अंकल, हम भी अंदर जाना चाहते हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? छिनसे ने नाखुशी से पूछा। उनमें से एक ने उत्सुकता का भाव पहना हुआ था। जब से हमने औषधि राजघाटी में प्रवेश किया है, तब से हमने मार्शल अंकल शाओ को केवल एक बार देखा है, लेकिन अब हम यहाँ हैं। हे। छिनसे ने माथे पर बल डाला और एक पल के लिए सोचा। सिर हिलाते हुए उसने कहा, अच्छा तो बात मत करना। मार्शल अंकल को परेशान होना पसंद नहीं है। हाँ, हम वादा करते हैं कि हम बात नहीं करेंगे। तीनों तुरंत खुश हो गए। जीवप्ती त्रिपाठी ने किनारे से देखा और पाया कि इन तीनों लोगों के भाव भय से भरे हुए थे। यहाँ तक कि छिनसे का भाव भी गंभीर हो गया था। ऐसा लगा कि रसायनज्ञों के दिलों में शाओ फुशेंग की प्रतिष्ठा उसके कल्पना से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि औषधि राजघाटी के ये शिष्य भी उसे देखकर गर्वित थे। छिनसे के नेतृत्व में लोगों का समूह सीधे घरों की पंक्ति की ओर चला गया। इससे पहले कि वे पहुंचते, उनके सामने 2 सुंदर महिलाएं दिखाई दी। ये 2 सुंदर महिलाएं दोनों भरी पूरी और भव्य थीं। उनके भान के बीच आकर्षण का एक संकेत, एक फीकी गरिमापूर्ण हवा और एक हल्की मुस्कान थी। पहली नजर में ये 2 सुंदर महिलाएं केवल 25 या 26 साल की लगती थीं। वास्तव में वे दोनों 40 साल से अधिक उम्र की थीं, क्योंकि 25 साल पहले ही वे शाओ फुशेंग की सेवा करने के लिए छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर आई थी। 25 साल पहले वे केवल 16 या 17 साल की थीं। ये 2 सुंदर महिलाएं साधारण लोग थे जिन्होंने कभी खेती नहीं की थी, लेकिन वे अभी भी अपनी जवानी और सुंदरता को बनाए रखने में सक्षम थीं।
कई अन्य खेती करने वालों कल्टिवेटर की तुलना में वे यहाँ तक कि अपने रूप को बनाए रखने में भी सक्षम थी। ये सब शाओ फूशेंग के तरीकों के कारण था। दो सुंदर महिलाओं को आते देखकर छिनसे ने जल्दी से अपने मुट्ठी बांधी, थोड़ा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। आदरपूर्वक कहा, देवियों कृपया मार्शल अंकल को रिपोर्ट करें कि हम उन लोगों को लाए हैं जिन्हें वह चाहते हैं। ये दो चांदनी सफेद पोशाक पहने सुंदर महिलाओं में से एक ने मुस्कान के साथ डोंग छिंगयान और जीवक्ति त्रिपाठी को देखा। प्रणाम सीनियर। डोंग छिंगयान भी शिष्टाचार समझती थी और जीवक्ति त्रिपाठी के साथ जल्दी से झुकी। सुंदर महिला हंस पड़ी, मुझे चाची शियांग आंट शियांग कहो, ये चाची लैन आंट लैन है। डोंग छिंगयान हंसमुख हो गई और आज्ञाकारी ढंग से फिर से झुकी। चाची शियांग आंट शियांग ने फिर कहा, आपको यहाँ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बस इस जगह को अपना घर मानो। भविष्य में आप दोनों यहाँ लंबे समय तक रहने वाले हैं। अगर आप बहुत औपचारिक होते हैं तो आपको असुविधाजनक महसूस होगा और हमें भी असुविधाजनक महसूस होगा। दूसरी सुंदर महिला चाची लैन आंट लैन मुस्कुराए और कहा, जब हम पहली बार छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर आए थे तो हम आपकी उम्र के आसपास थे। एक पलक झपकते ही 20 साल से अधिक गुजर गए हैं। डोंग छिंगयान ने उन दोनों को इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए देखा और उसका तनाव धीरे धीरे कम हो गया। देवियों, मार्शल अंकल, छिनसे ने उन्हें अपनी छोटी बातचीत समाप्त करने के लिए प्रतीक्षा की। इससे पहले कि आदरपूर्वक निर्देश पूछा। ग्रैंडमास्टर वर्तमान में रसायन एल्केमी कर रहे हैं। पहाड़ के नीचे से खबर पहले ही वापस भेज दी गई है। तुम पहले वापस जा सकते हो। जब ग्रैंडमास्टर गोलियों के उस भट्टी को परिष्कृत करना समाप्त कर देंगे तो वह उनसे मिलेंगे। ये सुनकर न केवल औषधि राज घाटी के 3 युवा शिष्यों के चेहरे दुखी दिखाई दिए, यहाँ तक कि छिनसे भी थोड़ा निराश था। बहुत धन्यवाद। छिनसे ने जल्दी से अपना भाव समायोजित किया, अपने मुट्ठी बांधी और औषधि राज घाटी के 3 शिष्यों को दूर ले गया। उनके जाने के बाद दो सुंदर महिलाओं ने जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान को हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए उनके रहने के लिए एक जगह व्यवस्थित की। छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक में केवल वे 3 और शाओ फूशेंग रहते थे। शाओ फूशेंग अक्सर रसायन एल्केमी करने के लिए पीछे हट जाता था और 10 दिनों से अधिक समय तक दिखाई नहीं देता था। वे दोनों इतने सालों से साथी रहे थे, इसलिए अब जब जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान आए थे तो वे स्वाभाविक रूप से खुश थे। छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक अन्य चोटियों जैसा नहीं था। ध्यान देने के लिए कुछ भी नहीं था, न ही इतनी अधिक पाबंदियां थी। सब कुछ बहुत स्वतंत्र था। जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान के रहने के लिए एक जगह व्यवस्थित करने के बाद 2 महिलाएं चली गईं। वन ग्रैंडमास्टर शाओ फूशेंग से मुलाकात। वे 3 दिनों तक छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर रहे, लेकिन शाओ फूशेंग अभी भी दिखाई नहीं दिया। केवल 2 सुंदर महिलाएं समय समय पर जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान को देखने आईं, उनकी हाल चाल पूछती थी। 3 दिनों बाद जैसे ही डोंग छिंगयान खुद से बड़बड़ा रही थी कि शाओ फूशेंग कब बाहर आएंगे, पास से एक तानाशाही ऊर्जा उतार चढ़ाव अचानक फैल गया। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव थोड़ा बदल गया। डोंग छिंगयान के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि जल्दी से घर से बाहर दौड़ पड़े। 2 सुंदर महिलाएं भी बाहर निकल आईं और एक कमरे को घूर रही थीं। ये शाओ फूशेंग का निवास था। ज्यादा देर नहीं लगी, दरवाजा खुल गया और सफेद बालों और दाढ़ी वाला 60 के दशक का एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया। बूढ़े आदमी का शांत चेहरा था, लेकिन इस क्षण में उसकी भान कसकर सिमटी हुई थी। वह अपने हाथ में एक सुनहरी गोली पकड़े हुए था और चलते समय उसने माथे पर बल डाला और उसे देखा। डोंग छिंगयान अचानक घबरा गई। जिस आदमी की वह हमेशा पूजा करती थी वह उसके सामने दिखाई दिया था। उसके मन की स्थिति की कल्पना की जा सकती थी। जीवक्ति त्रिपाठी भी रसायन एल्केमी की दुनिया में इस पौराणिक आंकड़े को देख रहा था और यह जानकर हैरान था कि इस व्यक्ति में जीवन शक्ति युएनची का थोड़ा भी उतार चढ़ाव नहीं था। वह एक साधारण बूढ़े आदमी की तरह था, फीका और सादा। हालांकि शाओ फूशेंग एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह कम से कम एक अमरता आरोहण क्षेत्र इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री का मास्टर था। जीवक्ति त्रिपाठी खुद को गंभीर होने से नहीं रोक पाया। अपनी आभा को इस हद तक रोकने में सक्षम होना यह शाओ फूशेंग सरल नहीं था। कोई गोली नसें नहीं, कोई गोली नसें नहीं, गोली नसों के बिना मेरे लिए क्या उपयोग है। शाओ फूशेंग ने एक दर्दनाक भाव के साथ कुछ बार बुदबुदाया, इससे पहले कि एक लंबी आह निकाल दी। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने हाथ में गोली पर एक नजर डाली और पाया कि यह गोली विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी से भरी हुई थी। यहाँ तक कि कुछ दर्जन मीटर दूर से भी वह उसकी गोली खुशबू सूंघ सकता था। इसके ऊपर ये गोल और भरा हुआ था, स्पष्ट रूप से एक स्वर्ग श्रेणी या उससे ऊपर की गोली। लेकिन अब इस गोली को शाओ फूशेंग द्वारा तुच्छ मानने के लिए अपमानित किया गया था। ग्रैंड मास्टर चाची शियांग, 2 सुंदर महिलाओं में से एक ने धीरे से पुकारा, वह यहाँ है। शाओ फूशेंग ने अब जाकर अपने विचार से उभरा। अपने हाथ में पकड़ी हुई गोली को सुंदर महिलाओं में से एक को फेंक दिया, इससे पहले कि जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान की ओर महान रुचि के साथ अपनी आंखें मोड़ दी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। डोंग छिंगयान के चारों ओर कुछ बार घूमते हुए शाओ फूशेंग ने बार बार प्रशंसा की। इस समय डोंग छिंगयान का छोटा चेहरा अचानक गंभीर हो गया, थोड़ा भी हिलने की हिम्मत नहीं की।
जीवक्ति त्रिपाठी के चारों ओर कुछ और बार घूमने के बाद शाओफू शेंग अचानक माथे पर बल डाला, बुरा नहीं, लेकिन हत्यारे आभा बहुत भारी है। जीवक्ति त्रिपाठी का दिल ठंडा हो गया। शाओफू शेंग दूसरी ओर सहजता से कहा, तुम दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाओ। जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। शाओफू शेंग ने अपनी उंगली झटकी और इसे उनकी कलाई पर रखा। उन्हें काफी देर तक जांचने के बाद उसका पूरा चेहरा मुस्कान से भर गया और उसकी आंखें थोड़ी चमकी क्योंकि उसने जीवक्ति त्रिपाठी को अर्थपूर्ण ढंग से घूरा, तुमने परीक्षण के दौरान धोखाधड़ी की। जीवक्ति त्रिपाठी एक पल के लिए हैरान रह गया, इससे पहले कि तुरंत एक हंसी निकाल दी, सीनियर की आंखें तेज हैं। डोंग छिंगयान वहीं पर स्तब्ध रह गई और जल्दी से जीवक्ति त्रिपाठी का बचाव किया। उसने धोखाधड़ी नहीं की, उसने वह जहर की गोली ली और जहर को अपने शरीर से बाहर निकाला। वह कैसे धोखाधड़ी कर सकता था? शाओफू शेंग मुस्कुराया और कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसकी योग्यता अच्छी नहीं है, इसके विपरीत उसकी योग्यता शायद आपकी तुलना में बेहतर है। बस इतना है कि उसने जानबूझकर जहर को बाहर निकालने में देरी की। जाहिर है वह बहुत अधिक दिखावा नहीं करना चाहता था। डोंग छिंगयान हैरान रह गई। दो सुंदर महिलाओं की सुंदर आंखों में भी एक अजीब रोशनी चमकी क्योंकि उन्होंने जीवक्ति त्रिपाठी को आश्चर्य से घूरा। जीवक्ति त्रिपाठी कड़वाहट से मुस्कुराया, सीनियर ने इसे कैसे देखा? शाओफू शेंग हंसमुख हो गया और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, मैंने ये परीक्षण खुद स्थापित किया है, मैं कैसे नहीं जानूंगा। शाओफू शेंग सियोफू शेंग ने जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई को पहचान लिया है कि उसने जानबूझकर अपनी क्षमता छिपाई थी। अब जबकि दोनों शिष्य मिल गए हैं, आगे क्या होता है? क्या आप अध्याय 275 पढ़ना चाहेंगे? स्नो कैप माउंटेन अध्याय 275 मार्शल शिखर मार्शल पीक स्नो कैप माउंटेन। शाओफू शेंग सियोफू शेंग के सरल स्पष्टीकरण के बाद जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई को आखिरकार समझ में आया कि उसकी जहर की गोलियों में क्या छिपा था। जहर की गोलियों का वह बर्तन परिष्कृत रिफाइन करने में जटिल नहीं था और आवश्यक सामग्री महंगी नहीं थी, अन्यथा वे इतनी अधिक संख्या में नहीं होते। हालांकि इन जहर की गोलियों का सबसे बड़ा कार्य एक व्यक्ति की जीवन शक्ति युआनची की शुद्धता का परीक्षण करना था। एक रसायनज्ञ एल्केमिस्ट भी एक खेती करने वाला कल्टिवेटर था और उन सभी के शरीर में जीवन शक्ति युआनची थी, लेकिन लोगों का ये समूह रसायन एल्केमी को अपना मुख्य व्यवसाय मानता था। अपनी खेती और शक्ति को बढ़ाना सब रसायन के लिए था। जब एक जहर की गोली ली जाती थी, अगर किसी की जीवन शक्ति पर्याप्त शुद्ध थी तो यह जहर को शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाल सकती थी, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। जीवन शक्ति की शुद्धता कई चीजों से संबंधित थी, जैसे कि एक खेती करने वाले की गुप्त तकनीक, सीक्रेट आर्ट, मार्शल कौशल, मार्शल स्किल्स, गोलियां जो उन्होंने ली थी, उनकी शारीरिक बनावट और विभिन्न अन्य कारक सभी इसे प्रभावित कर सकते थे। हालांकि ये रसायनज्ञ रसायन को अपने जीवन का व्यवसाय मानते थे, विभिन्न अनुभवों के कारण उनकी जीवन शक्ति अशुद्ध थी, इसलिए वे शाओफू शेंग के परीक्षण में विफल रहे। जीवक्ति त्रिपाठी ने खेती शुरू करने के बाद से केवल सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट का अभ्यास किया था और लगातार अपनी जीवन शक्ति को संयमित टेम्पर्ड किया था, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि उसकी जीवन शक्ति की शुद्धता शाओफू शेंग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी। डोंग छिंगयान की स्थिति समान थी, उसने अग्निगुण वाली गुप्त तकनीक फायर एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट की खेती की। डोंग परिवार एक बड़ा परिवार था और जब वह विभाजन और पुनर्मिलन सीमा सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री के शिखर पर थी तो उसे जीवन शक्ति सीमा युआनची बाउंड्री तक पहुंचने में मदद करने के लिए परिवार ने उसकी जीवन शक्ति को संघनित कंडेंस करने में मदद करने के लिए बहुत सारे कीमती खजाने खर्च किए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी जीवन शक्ति अशुद्ध नहीं होगी। शाओफू शेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया, वास्तव में इस बूढ़े मास्टर की जहर की गोलियों का बर्तन अगर एक रसायनज्ञ उन्हें लेता तो 90% उनमें से परीक्षण में विफल हो जाते, क्योंकि वे अपनी जीवन शक्ति की शुद्धता को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। गोलियों को परिष्कृत करते समय कई रसायनज्ञों को खुद गोलियों के गुणों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना पड़ता है। उनके शरीर में विभिन्न औषधीय प्रभावकारिता टकराएगी और संघनित होगी तो शुद्ध जीवन शक्ति कैसे हो सकती है? लेकिन अगर इसे उन लोगों द्वारा लिया जाता है जो अग्नि या यांग गुण वाली गुप्त तकनीक यांग एट्रीब्यूट सीक्रेट आर्ट की खेती करते हैं, तो मुझे डर है कि यह एक अलग कहानी होगी। जीवक्ति त्रिपाठी को अचानक एहसास हुआ कि उसे जहर को हल करने में डोंग छिंगयान से कम समय क्यों लगा, तो ऐसा कारण था। हालांकि शाओफू शेंग के परीक्षण में भाग लेने के लिए आने वालों में से उनमें से कौन एक रसायनज्ञ नहीं था। केवल जीवक्ति त्रिपाठी जैसे विशेष उद्देश्य वाले खेती करने वाले ही इसे आजमाएंगे। रसायनज्ञों के बीच ऐसे उत्तराधिकारी को ढूंढना वास्तव में कुछ मुश्किल था। डोंग छिंगयान का इस परीक्षण को सुचारू रूप से पास करने में सक्षम होना भी डोंग परिवार का इतने सालों तक उसे रसायन में समर्थन नहीं करने के कारण था। अगर उसने कम उम्र से ही रसायन का अध्ययन शुरू कर दिया होता तो ये परीक्षण शायद अफसोस के साथ समाप्त हो गया होता। कई लोगों ने एक रसायनज्ञ के रूप में गलत रास्ता अपनाया है। ये बूढ़ा मास्टर गलत था। शाओफू शेंग ने एक लंबी आह भरी। अकेलेपन और अफसोस की एक अकथनीय भावना थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला और सोचते हुए कहा, मास्टर, आपके कहे अनुसार क्या उत्कृष्ट योग्यता वाले एक बच्चे को ढूंढना और उसे कम उम्र से प्रशिक्षित करना बेहतर नहीं होगा?
एक बच्चा शाओ फुशेंग ने सिर हिलाया और करवाहट से मुस्कुराया, ये बूढ़ा मास्टर इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। जीवप्ती त्रिपाठी का दिल हिल गया। शाओ फुशेंग को आश्चर्य से घूरते हुए दो सुंदर महिलाएं भी निराश थीं। वे कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचाई। ये देखकर डोंग छिंगयान खुद को गहरी सांस लेने से नहीं रोक पाए। ग्रैंड मास्टर आप। शाओ फुशेंग हंसमुख हो गया। एक उदासीन भाव के साथ उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी भी कुछ और साल जी सकता हूँ। इस जीवनकाल में मुझे डर है कि मैं रहस्यमय श्रेणी की शीर्ष श्रेणी मिस्टीरियस ग्रेड टॉप रैंक तक पहुंचने में सक्षम नहीं होऊंगा। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आत्मा श्रेणी स्पिरिट रैंक कैसी है। उसके शब्द उत्सुकता और अफसोस से भरे हुए थे। उसका भाव अचानक चमक उठा और उसने कहा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आत्मा श्रेणी का रसायनज्ञ प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। आत्मा श्रेणी के बंधनों को तोड़ना आप दोनों पर निर्भर करेगा। इसी कारण से शाओ फुशेंग एक शिष्य स्वीकार करना चाहता था। उसने अपना पूरा जीवन रसायन एल्केमी के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन कभी भी आत्मा श्रेणी तक पहुंचने में सक्षम नहीं रहा था। वह कैसे अफसोस नहीं करेगा। उसके पास अद्वितीय रसायन ज्ञान और रसायन पथ पर उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव था, इसलिए उसने दृढ़ता से विश्वास किया कि वह एक शिष्य को विकसित कर सकता है जो खुद को पार कर जाएगा। शाओ फुशेंग के दृढ़ संकल्प को समझते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने एक पल के लिए संघर्ष किया। इससे पहले कि जल्दी से कहा, सीनियर, कृपया इस जूनियर को माफ करें, जिस कारण से मैं छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर आया, वह रसायन का अध्ययन करना नहीं था। शाओ फुशेंग की भान सिकुड़ गई क्योंकि उसने जीवप्ती त्रिपाठी को आश्चर्य से घूरा। मैं मार्शल दाओ के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं। अगर मैं रसायन का अध्ययन करता हूं तो मुझे डर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने ईमानदारी से कहा। वह इस बार छिपे हुए बादल शिखर पर केवल गोली संत की चोटी पिलसेंस पीक के करीब आने के लिए, इसके भौगोलिक लाभ का फायदा उठाने के लिए आया था। शाओ फुशेंग ने उससे विश्वास किया था, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी उसे बहुत अधिक धोखा नहीं देना चाहता था। वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह गोली संत की चोटी पर जाना चाहता था, लेकिन वह रसायन भी नहीं सीख सकता था, अन्यथा वह भागने में असमर्थ होगा। जीवप्ती त्रिपाठी को ये कहते हुए सुनकर दो सुंदर महिलाएं अचानक माथे पर बल डाली और एक थोड़ा नाखुश भाव के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा। दूसरी ओर शाओ फुशेंग बस हंसमुख हो गया। किसने कहा कि रसायन एक को मार्शल मार्ग के शिखर तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकता। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव हिल गया क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा। जिस पहली बार वह शाओ फुशेंग से मिला था, इस बूढ़े आदमी ने जीवप्ती त्रिपाठी पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। हालांकि वह पहले से ही जमीन में आधा दफन था। जिस तरह की उच्च उत्साही आत्मा उसने प्रदर्शित की और जिस तरह की मानसिकता उसके पास स्वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की थी, वह कुछ ऐसा था जो कई युवा लोगों के पास नहीं था। ग्रैंडमास्टर ने उसे डोंग छिंगयान का शिष्य बनने के लिए नहीं कहा और इसके बजाय बस यहाँ रहने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद शाओ फुशेंग ज्यादा दिखाई नहीं दिया। डोंग छिंगयान ने उसे मास्टर और शिष्य कहने पर जोर दिया, जबकि जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे केवल बूढ़ा शाओ ओल्ड सीओ कहा। हालांकि दो सुंदर महिलाएं उस दिन जीवप्ती त्रिपाठी के रवैया और स्वर से कुछ हद तक अप्रसन्न थीं, उनका आत्मसंयम उत्कृष्ट था और उन्होंने उसे शर्मिंदा नहीं किया। हर दिन वे अभी भी उसे एक मुस्कान के साथ नमस्ते कहती थी और पूरे छिपे हुए बादल शिखर के दैनिक जीवन का ध्यान रखती थी, चुपचाप योगदान देती थी। इस दिन शाओ फुशेंग ने जीवप्ती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान को अपने कमरे में बुलाया। वे दोनों बूढ़े शाओ के सामने खड़े थे। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव उदासीन था, जबकि डोंग छिंगयान कुछ हद तक संयमित थी। शाओ फुशेंग हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैंने तुम्हें इन पिछले कुछ दिनों में कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन मैं तुम्हारे चरित्र का अवलोकन कर रहा हूँ। हालांकि समय एक व्यक्ति के दिल को प्रकट करेगा। ये बूढ़ा मास्टर कई सालों तक जिया है, इसलिए उसकी नज़र अभी भी कुछ गहरी है। यान तुम्हारा दिल दयालु है और तुम एक महान परिवार से आती हो, लेकिन तुम्हारे पास उन युवा महिलाओं का बिगड़ा हुआ स्वभाव नहीं है। भले ही तुम इस बूढ़े मास्टर की विरासत प्राप्त करो, मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में कुछ भी बुरा नहीं करोगी। अगर तुम तैयार हो तो ये बूढ़ा मास्टर तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है। शिष्य तैयार है, डोंग छिंगयान ने जल्दी से जवाब दिया। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। शाओ फुशेंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर जीवप्ती त्रिपाठी की ओर मुड़ा। तुम अलग हो, हालांकि तुम युवा हो, तुमने कई कठिनाइयों का अनुभव किया है और तुम्हारा स्वभाव अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व है। तुम्हारी जीवन शक्ति एक तलवार की तरह है, तेज और भयंकर, इसलिए तुमने कई लोगों को मारा होगा। लेकिन हालांकि तुम्हारे तरीके निर्दयी हैं, तुम निर्दोष को नहीं मारोगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने चुपचाप सिर हिलाया और इसका खंडन नहीं किया। जैसे जैसे कोई बड़ा होता गया, उनकी नज़र आमतौर पर काफी तेज होती थी। तुम्हारी खोज यान से अलग है, इसलिए भले ही तुम्हारी योग्यता यान से बेहतर हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारे पास चलने के लिए अपना रास्ता है, इसलिए मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं मैं तुम्हें रसायन सिखाऊंगा। मास्टर, डोंग छिंगयान चिल्लाई, ये सोचकर कि वह उसे भगाने जा रहा है। शाओ फुशेंग ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन चूंकि तुमने इस बूढ़े मास्टर के परीक्षण में पास कर लिया है, इसे भाग्य माना जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और सिखा सकता हूँ। फिलहाल तुम और यान छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर एक साथ रह सकते हो। बहुत धन्यवाद बूढ़े आदमी शाओ ओल्ड मैन सीओ।
जीवप्ती त्रिपाठी खुद को राहत की सांस लेने से नहीं रोक पाया। अगर शाओ फू शेंग वास्तव में उसे पहाड़ से दूर भगाना चाहता था तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अब उसे छिपे हुए बादल शिखर पर रहने के लिए कहते हुए सुनकर वह स्वाभाविक रूप से आराम महसूस किया। इसके साथ उसे सहने के लिए अब कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। ये गुप्त तकनीकों सीक्रेट आर्ट्स का एक समूह है। तुम दोनों उन्हें खेती के लिए ले सकते हो, लेकिन याद रखो तुम्हें दिन में अधिकतम 1 घंटे के लिए ही खेती करने की आवश्यकता है। शाओ फू शेंग ने एक पुस्तिका सौंपी और अपनी आंखें बंद कर लीं। जीवप्ती त्रिपाठी ने हाथ बढ़ाया और डोंग छिंगयान के साथ घर से बाहर निकलने से पहले पुस्तिका ले ली। आधे दिन बाद उन दोनों ने पुस्तिका पर गुप्त तकनीकों से खुद को परिचित कर लिया था और खेती के लिए अपने संबंधित कमरों में वापस आ गए। जीवप्ती त्रिपाठी को नहीं पता था कि यह किस तरह की गुप्त तकनीक थी, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था और इसका संचालन मार्ग काफी अजीब था। इसमें वास्तव में शरीर में सभी 108 मेरिडियंस को एक ही समय में संचालित करने की आवश्यकता थी, एक चौंका देने वाली संख्या। जीवप्ती त्रिपाठी और बूढ़े दानव ओल्ड डेमन ने इस गुप्त तकनीक का एक साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, लेकिन यहाँ तक कि बूढ़े दानव के गहरे ज्ञान के साथ भी वह अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि ये क्या था, केवल ये कि यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। शाओ फू शेंग के पास ज्यादा समय नहीं बचा था और अब जब उसने आखिरकार डोंग छिंगयान को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया था तो वह स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा सोचकर जीवप्ती त्रिपाठी अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गया, अपनी सांस को समायोजित किया और इस अज्ञात गुप्त तकनीक की खेती शुरू कर दी। समय जल्दी से बीत गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया था। इस महीने के दौरान जीवप्ती त्रिपाठी को आराम के एक दुर्लभ पल का आनंद लेने का मौका मिला। हर सुबह वह जल्दी जागता और उगते सूरज का सामना करके अपनी अटूट सुनहरी कंकाल गुप्त तकनीक अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन सीक्रेट आर्ट का अभ्यास करता। फिर वह 1 घंटा एक अज्ञात गुप्त तकनीक का अभ्यास करने में खर्च करता। इसके बाद यह उसके लिए खेती करने का समय था। दिन जल्दी से बीत गए और वे बहुत पूरे हो रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने बार बार गोली संत की चोटी पिलसेंट पीक की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए गया, लेकिन एक उचित कारण या बहाने के बिना उसे अक्सर करीब आने से पहले ही भगा दिया जाता था, जिससे वह क्या करे इस नुकसान में रह जाता था। छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर 2 सुंदर महिलाओं ने भी जीवप्ती त्रिपाठी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। हर दिन वे उसके और डोंग छिंगयान के खाने के लिए कुछ औषधीय भोजन पकाती थीं। दोनों महिलाओं के खाना पकाने के कौशल बहुत उच्च थे, केवल सरल सामग्री का उपयोग करके उत्कृष्ट भोजन बनाना। डोंग छिंगयान की भावनाएं भी इस समय के दौरान 2 सुंदर महिलाओं के साथ बहुत बढ़ी। आखिरकार वे सभी महिलाएं थीं, इसलिए उनके लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करना कहीं अधिक आसान था। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जीवप्ती त्रिपाठी की अपनी शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई और अज्ञात गुप्त तकनीक ने उसकी जीवन शक्ति को नहीं बढ़ाया, इसलिए इसके कोई जादुई प्रभाव नहीं थे। हालांकि जैसा कि बूढ़े शाओ ने कहा था, इस गुप्त तकनीक को दिन में केवल 1 घंटे के लिए ही खेती की जा सकती थी। कोई भी लंबा और जीवप्ती त्रिपाठी की जीवन शक्ति उबलते पानी की तरह उबलना शुरू हो जाएगी, जिससे उसे असहनीय दर्द होगा। 1 महीने बाद एक दिन जीवप्ती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान ने अपना नाश्ता समाप्त करने के बाद 2 सुंदर महिलाओं ने मुस्कुराते हुए 2 दवा टोकरियां सौंपी। चाची शियान, ये किस लिए है? डोंग छिंगयान ने एक उलझन भरे भाव के साथ दवा टोकरियां ली और एक जीवप्ती त्रिपाठी को सौंप दी। चाची शियान मुस्कुराए और कहा, ग्रैंडमास्टर के पास तुम दोनों के लिए एक कार्य है। वास्तव में डोंग छिंगयान बहुत खुश थी। इस समय के दौरान उसने केवल खेती की थी और शाओ फू शेंग ने उसे रसायन के बारे में एक चीज भी नहीं सिखाई थी, जिससे वह काफी निराश थी। वह रसायन सीखने के लिए छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक में शामिल हुई थी, लेकिन अब तक उसने एक गोली की छाया भी नहीं देखी थी, तो वह कैसे चिंतित नहीं होगी। अब जब उसने सुना कि उसके ग्रैंडमास्टर के पास उसके लिए एक कार्य है, तो स्वाभाविक रूप से वह अपने ग्रैंडमास्टर का अनुग्रह जीतने के लिए अच्छी तरह से प्रदर्शन करने का इंतजार नहीं कर सकी। फिर रसायन सीखने के लिए अपनी खुद की आवश्यकताओं को आगे रखने का अवसर लेगी। क्या कार्य? जीवप्ती त्रिपाठी ने फीके ढंग से पूछा। ग्रैंडमास्टर ने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कहा है। चाची शियान मुस्कुराए और जड़ी बूटियों के नामों को सूचीबद्ध किया जिसे वह इकट्ठा करने जा रही थी। फिर इन जड़ी बूटियों की आदतों और आकृतियों को विस्तार से समझाया। जीवप्ती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान दोनों ने चुपके से इसे याद रखा और अपनी दवा टोकरियों के साथ निकल पड़े। शाओ फू शेंग सियो फू शेंग ने आखिरकार जीवप्ती त्रिपाठी यांकई और डोंग छिंगयान डान किंगयान को एक कार्य सौंपा है, जो जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अध्याय 276 जारी रखूं? माउंटेन अध्याय 276 मार्शल शिखर मार्शल पीक माउंटेन। औषधि राजघाटी मेडिसिन किंग्स वैली के छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर पहाड़ के आधे रास्ते में जीवप्ती त्रिपाठी यांकई और डोंग किंगयान जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश करते हुए दवा टोकरियां ले जा रहे थे। इस बार बूढ़े शाओ ओल्ड सियो ने उन्हें जो काम दिया था वह पूरा करना मुश्किल नहीं था। वे जिन जड़ी बूटियों की तलाश कर रहे थे वे कीमती नहीं थी, नहीं दुर्लभ थी, वे सभी इस पहाड़ी चोटी पर पाई जा सकती थी। एकमात्र समस्या ये थी कि उम्र की आवश्यकता थोड़ी कठोर थी। उन्हें कम से कम 30 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए था।
वे दोनों पहाड़ों और नदियों के पार चले, देर शाम तक सावधानीपूर्वक जड़ी बूटियों की तलाश करते रहे, इससे पहले कि आखिरकार उनमें से अधिकांश को इकट्ठा कर लिया। हमारे पास अभी भी एक आयरन बोन ग्रास की कमी है, चाची शियांग आंटी शियांग ने कहा कि हमें इसकी 10 डंठल चाहिए। डोन छिंगयान ने अपनी उंगलियों से गिना, उसकी भान थोड़ी सिकुड़ गई। चचेरे भाई, हमें अभी तक एक भी नहीं मिली है। जीवप्ती त्रिपाठी ने चारों ओर देखा और अचानक कुछ सोचा। मुझे डर है कि छिपे हुए बादल शिखर पर इस तरह की जड़ी बूटी नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। डोन छिंगयान की आंखें एक पल के लिए इधर उधर घूमी, इससे पहले कि वह हंसमुख हो गई। तुम्हारा मतलब है गोली संत की चोटी पिल्सेन स्पीक जैसी जगह? जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे घूरा। डोन छिंगयान ने चुपचाप सहमत दी और जीवप्ती त्रिपाठी के साथ वे दोनों गोली संत की चोटी की ओर बढ़े। गोली संत की चोटी औषधि राज घाटी का एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। पहाड़ के शीर्ष से साधारण शिष्यों को इसके करीब आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 3000 फुट के नीचे कोई भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बाहर निकल सकता था। एक स्पष्ट लक्ष्य मन में रखकर वे दोनों गोली संत की चोटी तक पूरे रास्ते चले। चलो बंद कर तलाश करते हैं, जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्के से खांसा। हम। डोन छिंगयान मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जीवप्ती त्रिपाठी क्या करना चाहता था, लेकिन उसने इसे इशारा नहीं किया, इसके बजाय बस कहा, सावधान रहना। मैं जानता हूँ। अपनी पीठ पर दवा टोकरी लेकर जीवप्ती त्रिपाठी सहजता से गोली संत की चोटी के शीर्ष के करीब आया। आयरन बोन ग्रास की तलाश करते हुए चुपके से अपने चारों ओर सतर्क रहा। आधे घंटे बाद जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी ने जानबूझकर या अनजाने में करीब आया, वह अब चोटी से केवल 1000 फुट दूर था। चुपचाप ऊपर देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को अचानक गोली संत की चोटी के ऊपर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी मिली। ये पत्थर की मूर्ति गोली संत का चित्र था। पत्थर की मूर्ति कम से कम 300 फुट ऊंची थी और एक शानदार आभा थी। जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी 1000 फुट दूर से मूर्ति की छाती को देखने में सक्षम था। पत्थर की मूर्ति धब्बेदार थी। ये ज्ञात नहीं था कि प्रवाहित समय के महान सम्राट फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर को यहाँ खड़े हुए कितने साल हो गए थे। हवा और बारिश ने इसे पीटा, लेकिन यह अभी भी मजबूत खड़ा था। जीवप्ती त्रिपाठी अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस को जांच करने के लिए जारी करना चाहता था, लेकिन वह कुछ हद तक डरता था। हालांकि वह किसी को नहीं देख सका, लेकिन उस जगह की रक्षा करने वाला निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था। बूढ़े दानव, क्या तुम चुपके से अंदर जाकर एक नजर डाल सकते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछा। अगर वहां ऊपर एक अमरता आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री का मास्टर है, तो पुराने सेवक के पास छिपने की कोई जगह नहीं है, बूढ़े दानव ने जवाब दिया। उसकी वर्तमान शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए वह अपनी दानवीय शक्ति डेमोनिक ची को नहीं छिपा सका। इसके अलावा उसकी विशेषताएं बहुत स्पष्ट थीं। वह आत्मा तोड़ने वाली सुई सोल ब्रेकर ऑल के साथ एक काले आभा में लिपटा हुआ था। एक अमरता आरोहण सीमा के मास्टर से छिपने का कोई रास्ता नहीं था। क्या कोई रास्ता नहीं था? छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर आए हुए उन्हें 1 महीने से अधिक हो गया था। उसने अभी तक ये भी पता नहीं लगाया था कि वहां क्या छिपा था। वहां कौन है? जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी माथे पर बल डाल रहा था, ऊपर से एक गुस्से वाली चीख आई। एक आकृति ऊपर से नीचे उड़कर आई और सीधे जीवप्ती त्रिपाठी के सामने उतरी। उसने उसे ठंडी नजर से देखा। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक अमरता आरोहण सीमा का मास्टर था और उसकी शक्ति कम नहीं थी। हालांकि औषधि राजघाटी में अधिकांश शिष्य रसायनज्ञ थे, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे लोग थे जो लड़ाई और रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। तुम किस चोटी से हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि गोली संत की चोटी के नीचे 3000 मीटर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है? आदमी ने ठंडी नजर से चीखा। उसका भाव अमित था। जीवप्ती त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारा मास्टर कौन है? क्या उसने तुम्हें गोली संत की चोटी पर अतिक्रमण करने के परिणामों के बारे में नहीं बताया? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने मुट्ठी बांधी और कहा, प्रणाम सीनियर। ये जूनियर छिपे हुए बादल शिखर के बूढ़े आदमी शाओ ओल्ड मैन सियो का शिष्य है। बूढ़े आदमी शाओ के आदेशों के तहत ये जूनियर आज कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ से नीचे आया। ग्रैंडमास्टर शाओ। आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि अचानक एहसास हुआ, तुम वह युवा आदमी हो जो 1 महीने पहले छिपे हुए बादल शिखर में शामिल हुआ था। ये वास्तव में ये जूनियर है। आदमी ने सतर्कता और सावधानी से जीवप्ती त्रिपाठी को ऊपर और नीचे देखा, अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस को भेजा, लेकिन एक पल बाद उसे वापस ले लिया। उसके चेहरे पर ठंडा भाव धीरे धीरे कम हो गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर कहा, ये जूनियर केवल जड़ी बूटियों को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे यहाँ खुद को पाने की उम्मीद नहीं थी, कृपया मुझे माफ करें सीनियर। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह कोई अन्य शिष्य होता तो आज की मौत की सजा छोड़ी जा सकती थी, लेकिन सजा अभी भी अपरिहार्य होगी। लेकिन चूंकि तुम यहाँ कम समय के लिए रहे हो, आज की गलती को माफ किया जा सकता है। जल्दी से निकल जाओ और फिर से ऐसा अपराध मत करना। अगर तुम करते हो तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जीवप्ती त्रिपाठी लाचारी से पीछे हट गया। जीवप्ती त्रिपाठी के जाने के बाद आदमी की आकृति चमकी और गोली संत की चोटी के शीर्ष पर वापस आ गई। इसकी देखरेख जारी रखी। दूर से जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर से पीछे देखा। निश्चित रूप से उस जगह की रक्षा करने वाला एक अमरता आरोहण सीमा का मास्टर था।
उसे क्या करना चाहिए? अगर औषधि कुंड मिरियड ड्रग पॉन्ड के करीब आने का कोई रास्ता होता तो वह शायद इसके रहस्यों की एक झलक पाने में सक्षम होता, लेकिन अब वह करीब भी नहीं आ सका। अकेले कुछ और तो छोड़ो। एक उदासी भरे भाव के साथ वापस चलते हुए जीवक्ति त्रिपाठी दूर से डोंग छिंगयान को किसी के साथ बहस करते हुए सुन सका, इसलिए वह खुद को अपनी गति तेज करने से नहीं रोक पाया। एक पल बाद एक स्पष्ट आवाज उसके कानों में प्रवेश कर गई। यह आयरन बोन ग्रास स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा पहले पाया गया था, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? डोंग छिंगयान का स्वर कुछ हद तक आहत था। एक और आवाज बुलाए, जूनियर सिस्टर मजाक कर रही होगी, ये जड़ी बूटी मेरी औषधि राजघाटी की साझा संपत्ति है, स्वाभाविक रूप से यह उसी का है जो इसे पहले चुनता है। और क्या? जूनियर सिस्टर के कहे अनुसार हम इस पहाड़ में सभी जड़ी बूटियों को खोजने वाले पहले थे। हम जवान होने के बाद से यहाँ रहते हैं। कौन तुम्हारी जूनियर सिस्टर है? डोंग छिंगयान ने गुस्से से कहा, मैं ग्रैंड मास्टर शाओ की शिष्या हूँ। वरिष्ठता के अनुसार तुम सभी को मुझे मार्शल आंट कहना चाहिए। एम डोंग छिंगयान का सामना कर रहे औषधि राजघाटी के 3 युवा शिष्य खुद को शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक पाए, खंडन करने में असमर्थ थे। शाओ फुशेंग ने अपने बाद के सालों में एक शिष्य स्वीकार किया था, इसलिए हालांकि डोंग छिंगयान बहुत युवा थी, औषधि राजघाटी में उसकी वरिष्ठता औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक थी। किनजे के समान पीढ़ी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये युवा पुरुष उससे नीचे थे। क्या गलत है? क्या कई मार्शल भतीजे, मार्शल नेफ्यूज, मार्शल आंटी जो चाहती है उसे छीनना चाहते हैं? हम। डोंग छिंगयान ने गर्व से सूंघा। क्या मार्शल आंटी? नेता ने असंतोष से बुदबुदाया। मैं भाग्यशाली था कि मार्शल अंकल शाओ की पूजा अपने मास्टर के रूप में करने में सक्षम रहा। अगर मार्शल अंकल शाओ मुझे उस जहर की गोली को आजमाने देने के लिए तैयार होते तो मैं भी परीक्षण में पास कर सकता था। हम्फ। डोंग छिंगयान ने अपनी नाजुक नाक सिकुड़ी। अब ऐसी बातें कहना बेकार है। आज्ञाकारी ढंग से जड़ी बूटियां सौंपो जिस पर तुम्हारी मार्शल आंटी ने फैंसी लिया है, अन्यथा मैं तुम्हारे मास्टर को बताने जाऊंगी और कहूंगी कि तुमने अपने अधिकारियों को नाराज किया, अपने बुजुर्गों का अनादर किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। कई युवा औषधि राजघाटी के शिष्यों के चेहरे बदल गए। ये बड़ा आरोप कुछ ऐसा था जिसे वे सह नहीं सकते थे। औषधि राजघाटी के अंदर केवल छिपे हुए बादल शिखर, हिडन क्लाउड पीक के नियम थोड़े ढीले थे। दूसरे शब्दों में, केवल छिपे हुए बादल शिखर के कोई नियम नहीं थे और पूरी तरह से स्वतंत्र था। अन्य चोटियों के विपरीत, जहां कई नियम और कानून थे, अपने अधिकारियों को नाराज करना और अपने बुजुर्गों का अनादर करना एक मजाक नहीं था। हालांकि ये युवा पुरुष सभी डोंग छिंगयान से बड़े थे और वे सभी पुरुष थे। वे इस छोटी लड़की के सामने हार मानने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? समूह के नेता ने एक पल के लिए सोचा। वह जल्दी से एक योजना के साथ आया। अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए उसने अपने दांत पीसे और कहा, चूंकि मार्शल आंटी छिपे हुए बादल शिखर की शिष्य है तो आपको एक रसायन प्रतिभा होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, डोंग छिंगयान ने गर्व से कहा। ये छोटी लड़की भी रसायन के प्रति जुनूनी थी। उसकी सुंदरता के लिए उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसके उत्कृष्ट रसायन कौशल के लिए उसकी प्रशंसा करना बेहतर था। जैसे ही उसने ये सुना, वह तुरंत अहंकारी हो गई। मार्शल आंटी आयरन बोन ग्रास की तलाश कर रही है? आदमी ने फिर से पूछा। हम। औषधि राजघाटी में अभी ज्यादा आयरन बोन ग्रास नहीं बची है। मार्शल आंटी को कितनी आयरन बोन ग्रास की आवश्यकता है? 10। मुझे केवल 2 मिली। ये वास्तव में एक संयोग है। हमारे पास भी यहाँ बहुत सारी आयरन बोन ग्रास है। यह मार्शल आंटी की जरूरतों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। तुम मुझे देने के लिए तैयार हो? डोंग छिंगयान खुशी से मुस्कुराए। अचानक महसूस हुआ कि उसके मार्शल भतीजे काफी सुंदर हैं। आदमी हंसमुख हो गया। स्वाभाविक रूप से इसे मुफ्त में देना असंभव है, लेकिन मार्शल भतीजा इन आयरन बोन ग्रास को एक दांव के रूप में उपयोग करना चाहता है और मार्शल आंटी के साथ अंकों की तुलना करना चाहता है। अगर मार्शल आंटी जीत सकती है तो हम केवल इन आयरन बोन ग्रास की पेशकश नहीं करेंगे, बल्कि अगर मार्शल आंटी अन्य जड़ी बूटियों पर फैंसी लेती है तो हम उन्हें मार्शल आंटी को देंगे। मार्शल आंटी उन्हें लेने के लिए स्वतंत्र है। मार्शल आंटी क्या सोचती है? ये सुनकर डोंग छिंगयान ने अपनी नाजुक नाक सिकुड़ी और अपने होंठ भींचे। जैसे ही वह सोच रही थी कि क्या करना है, जीवक्ति त्रिपाठी की आवाज अचानक बुलाई, कौन अंकों की तुलना करना चाहता है? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। गार्ड जीवक्ति, गार्ड यांग। डोंग छिंगयान खुशी से मुस्कुराए और जीवक्ति त्रिपाठी की ओर हाथ हिलाया। जीवक्ति त्रिपाठी की आकृति चमकी और डोंग छिंगयान के सामने पहुंच गए। फीके ढंग से अपने सामने 3 औषधि राजघाटी के शिष्यों को देखते हुए, तुम अंकों की तुलना करना चाहते हो? ये वह है, वह दूसरा शिष्य है जिसने परीक्षण में पास किया और छिपे हुए बादल शिखर में शामिल हुआ। औषधि राजघाटी के शिष्यों में से एक ने अपने दांत पीसे और कहा। उसका चेहरा ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ था, चाहता था कि वह उसकी जगह ले सके। एक महिला को धमकाना एक कौशल नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है तो मुझ पर आओ। जीवक्ति त्रिपाठी ने तीनों पर एक नजर डाली। जीवक्ति त्रिपाठी का अहंकार तुरंत 3 औषधि राजघाटी के शिष्यों की प्रतिस्पर्धी भावना को जगाना। समूह के नेता ने कहा, अच्छा, चूंकि तुम्हारे पास ऐसे इरादे हैं तो मैं तुम्हें अपने कौशल दिखाऊंगा। 1 मिनट रुको। जीवक्ति त्रिपाठी ने अपना हाथ उठाया। तुमने अभी कहा कि आयरन बोन ग्रास दांव होगी, क्या ये अभी भी मान्य है? बेशक।
अच्छा, जीवक्ति त्रिपाठी ने सिर हिलाया। तुम तीनों एक साथ मुझ पर आओ। तीन औषधि राज घाटी के शिष्य खुद को एक दूसरे पर एक नजर डालने से नहीं रोक पाए। कृपया हमें ज्ञान दें। जीवक्ति त्रिपाठी की आवाज गिरने से वह पहले ही आगे बढ़ चुका था। तीन औषधि राज घाटी के रसायनियों ने केवल एक पश्चाताप आफ्टर इमेज को अपनी ओर उड़ते हुए देखा और कुछ जोरदार धमाकों के साथ तीन औषधि राज घाटी के रसायनियों को सभी अपने पैरों से फेंक दिया गया। वे सभी दयनीय ढंग से चीख रहे थे। इतना कमजोर। जीवक्ति त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला। उसके चेहरे पर संदेह का भाव छा गया। उसने सोचा था कि चूंकि ये लोग इतने अहंकारी थे तो उनमें निश्चित रूप से कुछ कौशल होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसके एकल झटके का भी सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। वे हमले अभी केवल जांच हमले थे। उसने अपनी पूरी शक्ति का केवल 50% उपयोग किया था। तुमने हमें कैसे मारा? रसायनज्ञ जिसने अभी बात की थी जमीन पर गिर गया। कांपते हुए जीवक्ति त्रिपाठी की ओर इशारा किया। उसका चेहरा नाराजगी और उदासी से भरा हुआ था। बकवास। जीवक्ति त्रिपाठी ने तंज कसा। ये एक प्रतिस्पर्धा थी, अगर लड़ाई नहीं तो वह और क्या कर सकता था। अधिक शब्द बर्बाद किए बिना जीवक्ति त्रिपाठी आगे बढ़ा और तीन औषधि राज घाटी की टोकरियों को खंगाला। सभी आयरन बोन ग्रास इकट्ठा कर ली। गार्ड जीवक्ति, चलो जल्दी करो और निकल जाओ। डोंग छिंगयान का सुंदर चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने जीवक्ति त्रिपाठी को छिपे हुए बादल शिखर की ओर खींचा। तुम बहुत दूर चले गए हो। पीछे से शिकायत और उदासी की एक चीख आए। मैं मार्शल अंकल शाओ को बताने जा रहा हूँ और उसे तुम्हें दंडित करने के लिए कहूँ। वे ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं? जीवक्ति त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला। क्या वे अंकों की तुलना नहीं चाहते थे? हारने के बाद वे अभी भी चिल्ला रहे हैं, बहुत कमजोर। के डोंग छिंगयान का चेहरा और भी लाल हो गया। हम क्यों दौड़ रहे हैं? वे आयरन बोन ग्रास वही थी जो उन्होंने दांव के रूप में उपयोग करने के लिए कहा था। ये स्वाभाविक है कि हम जीते, हमने उन्हें नहीं लूटा। बात मत करो, तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। जीवक्ति त्रिपाठी ने आयरन बोन ग्रास हासिल करने के लिए औषधि राज घाटी के शिष्यों को जल्दी से हरा दिया है, लेकिन डोंग छिंगयान अभी भी घबरा रही है। क्या आप अध्याय 277 जारी रखना चाहेंगे? बाथटब अध्याय 277 मार्शल शिखर, मार्शल पीक बाथटब। जब तक वे छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर नहीं पहुंचे तब तक उन दोनों ने अपनी गति धीमी नहीं की। जीवक्ति त्रिपाठी यांगकई ने डोंग छिंगयान डोंकिंगयान को संदेह से देखा। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। यह नहीं जानता था कि वह क्यों शर्मा रही थी। क्या हुआ? जीवक्ति त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला और पूछा। डोंग छिंगयान ने उसे एक पल के लिए घूरा, इससे पहले कि एक गहरी सांस ली और लाचारी से समझाया। चचेरे भाई, जब रसायनज्ञ एल्केमिस्ट अंकों की तुलना करते हैं तो ये रसायन कौशल की एक प्रतिस्पर्धा होती है। हर कोई एक ही सामग्री लेता है और फिर एक गोली परिष्कृत रिफाइन करता है। वे कितनी गोलियां परिष्कृत करते हैं और उनकी गुणवत्ता क्या है, साथ ही उन्हें परिष्कृत करने में कितना समय लगता है। विजेता का निर्णय गोलियों की संख्या और गुणवत्ता से किया जाता है जिसे वे परिष्कृत करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी छोटी मुट्ठी को कुछ बार हिलाया। यह उस तरह नहीं है। जीवक्ति त्रिपाठी स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा शर्माए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने अजीब ढंग से कहा, उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। मैं कैसे जान सकता था? डोंग छिंगयान कड़वाहट से मुस्कुराए। ये सामान्य ज्ञान है। सौभाग्य से तुमने बहुत अधिक बल का उपयोग नहीं किया और उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। अगर तुमने वास्तव में उन्हें घायल कर दिया होता तो परिणाम गंभीर होते। ऐसा कहते हुए उसने अपने माथे पर थपथपाया और कमजोर ढंग से कहा, निश्चित रूप से खेती करने वाले कल्टिवेटर्स पुरुष का एक झुंड है जो केवल अपनी मुट्ठी का उपयोग करना जानते हैं। जीवक्ति त्रिपाठी भी अत्यधिक शर्मिंदा था, अपने आप में सोचते हुए कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे तीनों इतने उत्साहित थे जब उन्होंने सुना कि वह एक प्रतिस्पर्धा के लिए सहमत थे, जैसे कि वे मौत शब्द को लिखना नहीं जानते थे। ये पता चला कि उन्होंने सोचा कि वह उनके साथ रसायन में प्रतिस्पर्धा करने जा रहा था। वह मार वास्तव में एक बर्बादी थी। ये जानते हुए कि वह गलत था, जीवक्ति त्रिपाठी वापस जाते समय चुप रहा, लेकिन डोंग छिंगयान खुद को अपना मुंह ढकने और हंसने से नहीं रोक सकी हर बार जब उसने अभी जो हुआ था उसे याद किया। पहाड़ के शीर्ष पर वापस आने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने आज इकट्ठा की गई जड़ी बूटियां दो सुंदर महिलाओं को सौंपी। उनके द्वारा तैयार किए गए औषधीय भोजन को खाने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान आराम करने के लिए अपने संबंधित कमरों में वापस आ गए। अगले दिन जीवक्ति त्रिपाठी अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकला था जब उसने बाहर से एक सुगंधित खुशबू सूंघी, एक जो उसे बहुत आरामदायक महसूस कराती थी। जिज्ञासु, जीवक्ति त्रिपाठी ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया, खुशबू का पीछा करते हुए अपने कमरे के बाहर तक गया। चारों ओर देखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने देखा कि ज्यादा दूर नहीं, दो कमरों में से प्रत्येक में एक बड़ा भाप देने वाला टब वैट था जिनमें से प्रत्येक विभिन्न अजीब जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। दो सुंदर महिलाएं प्रत्येक कमरे के लिए जिम्मेदार थीं, नीचे की आग को हवा दे रही थी, पसीना उनके चेहरे से टपक रहा था। मास्टर किस तरह की गोली परिष्कृत कर रहे हैं? डोंग छिंगयान भी बाहर आए और जिज्ञासा से चारों ओर देखा। उसकी तो बड़ी आंखें उत्तेजना के साथ चमक रही थी। जीवक्ति त्रिपाठी ने कुछ देर तक देखा, फिर ऊपर चला गया और पूछा, क्या हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है? चाची शियांग, आन शियांग ये सुनकर खड़ी हो गई और एक मुस्कान के साथ उन्हें देखा।
उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। जीवकती त्रिपाठी ने अपनी आस्तीन ऊपर की और कहा, हमें क्या करना चाहिए? चाची शियांग ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए। तुम्हें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। औषधीय काढ़े मेडिसिनल डिकॉक्शंस के ये 2 कड़ाहे तुम दोनों के लिए हैं। मैंने उन्हें पूरी रात उबाला, इसलिए वे जल्द ही तैयार हो जाएंगे। हमारे लिए? जीवकती त्रिपाठी स्तब्ध रह गया। चाची लैन, आंट लैन ने सिर हिलाया, यह सही है। पिछले महीने से बूढ़े शाओ ओल्ड सियोक सभी प्रकार की जड़ी बूटियां मिला रहे हैं। जड़ी बूटियां जो तुमने कल इकट्ठा की थी वे सभी अंदर हैं। मेरा भी एक हिस्सा है। जीवकती त्रिपाठी थोड़ा छुआ हुआ था। अगर यह कहा गया था कि बूढ़े शाओ ने डोंग छिंगयान के लिए कुछ तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी तो जीवकती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से समझ सकता था। आखिरकार डोंग छिंगयान ने उसे अपना मास्टर माना था और उसकी उत्तराधिकारी थी, लेकिन अब उसका भी एक हिस्सा था। जीवकती त्रिपाठी थोड़ा आश्चर्यचकित था। चाची शियांग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से, चूंकि तुमने छिपे हुए बादल शिखर में प्रवेश किया है, तुम इसके लोगों में से एक हो। तुम दोनों जाओ, पहले कुछ खाओ और खुद को तैयार करो, 1 घंटे में वापस आओ। जीवकती त्रिपाठी ने अपना मुंह खोला, उसकी आंखों में भावना का एक स्पर्श चमक गया। नाश्ता रसोई में तैयार किया गया था और यह भी भाप दे रहा था, इसलिए इसे ज्यादा देर पहले समाप्त नहीं होना चाहिए था। जैसे ही उसने खाया, उसने चाची शियांग और चाची लैन को पूरी गति से काम करते हुए देखा। जीवकती त्रिपाठी खुद को अपने दिल में एक फीकी गर्मी महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया था। 1 घंटे के बाद जीवकती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान प्रत्येक एक कमरे में प्रवेश कर गए। जीवकती त्रिपाठी का कमरा चाची शियांग की जिम्मेदारी था, इसलिए उसके निर्देशों के तहत जीवकती त्रिपाठी ने अपनी कमीज उतारी और केवल एक पतली पतलून पहनी। फिर वह औषधीय सूप में कूद गया। जीवकती त्रिपाठी ने हमेशा छिपे हुए बादल शिखर पर इन 2 सुंदर महिलाओं का सम्मान किया था। उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक चुपचाप छिपे हुए बादल शिखर के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल बिताए थे, लेकिन दुनिया केवल छिपे हुए बादल शिखर पर शाओ फूशेंग को जानती थी। किसी ने कभी नहीं जाना था कि यहाँ 2 अज्ञात महिलाएं थीं। यहाँ तक कि जीवकती त्रिपाठी, जो अब 1 महीने से छिपे हुए बादल शिखर पर था और इन 2 महिलाओं द्वारा देखभाल की गई थी, उन्हें केवल चाची शियांग और चाची लैन बुलाता था और उनका पूरा नाम नहीं जानता था। इसलिए भले ही वह इस समय टॉपलेस था, उसका भाव थोड़ा सा भी अस्वाभाविक नहीं लगता था। चाची शियांग, अब मुझे क्या करना चाहिए? जीवकती त्रिपाठी ने अपने चारों ओर की गर्मी महसूस की और शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक महसूस किया, इसलिए वह पूछने से नहीं रोक सका। गुप्त तकनीक, सीक्रेट आर्ट को संचालित करो जो बूढ़े शाओ ने तुम्हें सिखाया था। वह गुप्त तकनीक इस औषधीय सूप की औषधीय प्रभावकारिता मेडिसिनल एफिकेसीज को अवशोषित करने के लिए तैयार की गई थी। इसका कोई अन्य उपयोग नहीं है। इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना आसान नहीं है। बूढ़े शाओ ने भी उन सभी को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास खर्च किया और केवल 2 भट्टियां फर्नेसेस हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। औषधीय प्रभावकारिता को बर्बाद मत करो और बूढ़े शाओ के अच्छे इरादों को निराश मत करो। मैं जानता हूँ। जीवकती त्रिपाठी ने गंभीरता से सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद कर ली और गुप्त तकनीक को संचालित करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गुप्त तकनीक को संचालित किया, जीवकती त्रिपाठी ने महसूस किया कि उसके शरीर पर करोड़ों छिद्र पॉज खुल गए हैं। औषधीय सूप में शामिल औषधीय प्रभावकारिता तेज सुइयों में बदल गई लगती है। वे हर जगह थे, हर जगह। अपने छिद्रों में प्रवेश करते हुए उन्होंने उसके शरीर में छेदा। खुद को रोकने में असमर्थ जीवकती त्रिपाठी ने एक कराह छोड़ी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। दूसरी ओर बगल में डोंग छिंगयान ने एक दयनीय चीख छोड़ी। डोंग छिंगयान आखिरकार एक महिला थी, एक जो बचपन से लाड़ प्यार की गई थी। वह इस तरह के दर्द को कैसे सह सकती थी? चाची लैन की सांत्वना वाली आवाज बगल से आई। चाची शियांग ने जीवकती त्रिपाठी की प्रतिक्रिया को बारीकी से देखा। उसकी सुंदर आंखें एक गरिमापूर्ण रोशनी चमका रही थी क्योंकि वह खुद को थोड़ा हिलने से नहीं रोक सकी। बूढ़े शाओ ने पहले कहा था कि शरीर को साफ करने के लिए इस औषधीय सूप का उपयोग करने का प्रभाव उल्लेखनीय था, लेकिन दर्द भी अमानवीय था। पहले उसे चिंता थी कि जीवकती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान इसे सह सकते हैं या नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जीवकती त्रिपाठी को कोई समस्या नहीं है। दर्द थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ लगता था और एक पल के बाद उसे न केवल अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, बल्कि उसकी मेरिडियंस और 5 आंतरिक अंग और 6 आंत 5 विसरा एंड 6 बाउल्स भी दर्द से भरे हुए थे। यह ऐसा था जैसे लाखों चींटियां उसके शरीर को कुतर रही थीं। पसीना की बड़ी बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं क्योंकि जीवकती त्रिपाठी की त्वचा खून की तरह लाल हो गई थी। लेकिन गुप्त तकनीक नहीं रुकी, संचालित होना जारी रखा। इस तरह का असीम दर्द पूरे 2 घंटे तक चला। अचानक इस तरह का दर्द बहुत कम हो गया, जैसे कि यह एक सीमा तक पहुंच गया था। ये धीमा होना अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया और एक पल बाद उसके पूरे शरीर का दर्द गायब हो गया। जिसने इसे बदल दिया वह एक हार्दिक भावना थी। जीवकती त्रिपाठी खुद को एक गहरी सांस लेने से नहीं रोक सका और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां चमकदार ढंग से चमक रही थीं। चाची शियांग ने संतुष्टि के साथ जीवकती त्रिपाठी को देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि उसने एक पल के लिए सुना इससे पहले कि कहा, बूढ़े शाओ ने तुम दोनों की सहन शक्ति को कम आंका। ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ भी सहन किया है।
जैसे ही उसने बात की, उसने अपने हाथ में विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय सूप में फेंक दी, फिर मुड़ गई और नीचे की आग को हवा देना जारी रखा। जादुई गुप्त तकनीक को अब जानबूझकर संचालित करने की आवश्यकता नहीं थी और औषधीय सूप के प्रभाव में इसने अपने आप ही संचालित होना शुरू कर दिया। प्रत्येक चक्र के साथ जीवक्ति त्रिपाठी अपनी शारीरिक बनावट को मजबूत होते हुए, अपनी मेरिडियन को चौड़ा और कठोर होते हुए और अपने शरीर में जीवन शक्ति यूएनची को अधिक से अधिक शुद्ध होते हुए महसूस कर सकता था। चाची शियांग, मुझे यह औषधीय सूप युवा महिला डोंग, यंग लेडी डोंग के लिए छोड़ देना चाहिए था। जीवक्ति त्रिपाठी को थोड़ा असुविधाजनक महसूस हुआ। वह एक और उद्देश्य के लिए छिपे हुए बादल शिखर पर आया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी महत्वाकांक्षा रसायन नहीं थी, लेकिन बूढ़े शाओ ने अभी भी उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में व्यवहार नहीं किया। चाची शियांग हंसमुख हो गई। बूढ़े शाओ का औषधीय सूप बहुत हावी है। एक व्यक्ति इसे अपने जीवन में केवल एक बार उपयोग कर सकता है। अगर तुम्हारी युवा महिला इसे दूसरी बार उपयोग करती है तो उसकी मेरिडियन इसे सहने में सक्षम नहीं होगी। एक ठहराव के बाद चाची शियांग ने जारी रखा, तुम्हें बोझिल महसूस करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े शाओ वास्तव में तुम्हारे बारे में काफी आशावादी है, लेकिन जिस रास्ते का तुम पीछा करते हो वह एक रसायनज्ञ के रास्ते से अलग है। इस औषधीय सूप का प्रभाव क्या है? जीवक्ति त्रिपाठी ने जिज्ञासा से पूछा। चाची शियांग ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि धैर्यपूर्वक समझाया। बूढ़े शाओ के अनुसार यह एक व्यक्ति की मेरिडियन में सुधार कर सकता है, इसलिए जब तुम भविष्य में खेती करोगे तो जीवन शक्ति यूएनची को संयमित करना और अपनी जीवन शक्ति को शुद्ध करना आसान होगा। ये रसायन से संबंधित है। जीवक्ति त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला। अचानक याद आया कि जब वह पहली बार बूढ़े शाओ से मिला था तो बाद वाले ने उससे कुछ कहा था। एक रसायनज्ञ का मार्ग, कई लोगों ने गलत रास्ता अपनाया है, ये बूढ़ा मास्टर भी गलत था। जीवक्ति त्रिपाठी को अभी भी बूढ़े शाओ के शब्दों में अकेलापन और अफसोस याद था। चाची शियांग ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से ये संबंधित है। बूढ़े शाओ केवल कुछ साल पहले इसे समझने में सक्षम हुए थे, लेकिन उन्हें इसका एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। एक रसायनज्ञ एक खेती करने वाले के समान है। उन्हें अच्छी गोलियां परिष्कृत करने के लिए एक आधार के रूप में शुद्ध जीवन शक्ति यूएनची की जरूरत है। यही कारण है कि उन्होंने एक शिष्य का चयन करने के लिए इस तरह के एक परीक्षण का उपयोग किया। अपने कान के पीछे अपने बाल ब्रश करते हुए चाची शियांग एक पल के लिए विचार में पड़ गई। इससे पहले कि कहा, बूढ़े शाओ ने एक बार कहा था कि अगर वह एक शिष्य स्वीकार करते हैं तो वह निश्चित रूप से उन्हें एक निश्चित सिद्धांत सिखाएंगे। क्या सिद्धांत? जब तक कोई अमरता आरोहण सीमा इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री तक नहीं पहुंचता तब तक रसायन नहीं किया जा सकता। चाची शियांग कड़वाहट से मुस्कुराए। शायद ये सत्य नहीं है, नहीं यह आवश्यक रूप से सही है, लेकिन यह बूढ़े शाओ की रसायन अंतर्दृष्टि एल्केमी इंसाइट है। जब तक कोई अमरता आरोहण सीमा तक नहीं पहुंचता तब तक रसायन नहीं किया जा सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अब तक डोंग छिंगियान को कोई रसायन कौशल नहीं सिखाया था। इसके बजाय वह इस पिछले महीने उसकी वृद्धि के बारे में काफी चिंतित था। अगर तुम्हारे पास रसायन सीखने का दिल है तो तुम वास्तव में एक प्रतिभा हो जिसकी बूढ़े शाओ को इच्छा है। चाची शियांग कड़वाहट से मुस्कुराए। बूढ़े शाओ ने एक रसायनज्ञ को प्रशिक्षित करने से पहले वह पहले एक अमरता आरोहण सीमा की खेती करने वाले को प्रशिक्षित करेंगे, जिसके लिए उनके शिष्य को मार्शल मार्ग मार्शल दाओ की खोज का एक निश्चित स्तर होना चाहिए। जीवक्ति त्रिपाठी की मार्शल मार्ग के लिए उत्सुकता स्पष्ट रूप से इस शर्त को पूरा करती थी। बूढ़े शाओ बहुत दयालु हैं। जीवक्ति त्रिपाठी ने हल्के से सिर हिलाया। इससे पहले कि उसकी शक्ति एक निश्चित स्तर तक बढ़े, जीवक्ति त्रिपाठी अन्य चीजों से विचलित होने के लिए तैयार नहीं था। रसायनज्ञों का वास्तव में दुनिया द्वारा सम्मान किया जाता था, लेकिन यह जीवक्ति त्रिपाठी की खोज नहीं थी। ठीक है, मैंने सुना है कि कल तुमने बादल इकट्ठा करने वाली चोटी क्लाउड गैदरिंग पीक के एल्डर डोन के 3 शिष्यों को पीटा। चाची शियांग ने विषय बदल दिया। डर है कि जीवक्ति त्रिपाठी बहुत शर्मिंदा होगा। जीवक्ति त्रिपाठी शर्मा गया और अपने सिर को खुजाया, बुदबुदाया, मुझे नहीं पता था कि वे रसायन की एक प्रतिस्पर्धा के बारे में बात कर रहे थे। चाची शियांग ने अपने होंठ भींचे और हंसमुख हो गई। उसके कंधे थोड़ा कांप रहे थे क्योंकि उसने शांत होने में एक पल लिया। अब अफवाहें चल रही हैं कि छिपे हुए बादल शिखर में एक नया शिष्य है जिसके रसायन कौशल बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जो लड़ने में बहुत अच्छा है। मैंने बूढ़े शाओ के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा की, क्या मैंने किया? जीवक्ति त्रिपाठी ने दोषी ढंग से पूछा। चाची शियांग ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई, ये बस इतना था कि कोई आज सुबह तुम्हें सूचित करने आया था। लेकिन अगली बार सावधान रहना, बिना किसी कारण की लड़ाई मत करो। बेशक बेशक, जीवक्ति त्रिपाठी ने बार बार सिर हिलाया। उसने जो किया था वह बस बहुत अनुचित था। हर बार जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह उसे शर्मा देता था। जीवक्ति त्रिपाठी ने सफलतापूर्वक औषधीय स्नान मेडिसिनल बाथ लिया है, जिससे उसकी जीवन शक्ति और मेरिडियन शुद्ध हुई है। क्या आप अध्याय 278 जारी रखना चाहेंगे? ओपन माउथ फेस अध्याय 278 मार्शल शिखर मार्शल पीक ओपन माउथ फेस। पूरे दिन भर चाची शियांग आंट शियांग आग के सामने व्यस्त रही। कभी कभार औषधीय सूप में जड़ी बूटियां मिलाती रही। देर शाम को ही वह बाहर निकली, हाँफ रही थी और पसीना बह रहा था।
उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी यांकई से कहा कि वह औषधीय प्रभावकारिता मेडिसिनल एफिकेसीज को अवशोषित करने के बाद बाहर आ सकता है, इससे पहले कि वह आराम करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाए। जीवप्ती त्रिपाठी ने पूरी रात औषधीय सूप में डूबे रहा, इसकी औषधीय प्रभावकारिता की हर आखिरी बूंद को अवशोषित किया। अपने कमरे में वापस आकर जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान किया, अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किए। उसकी खेती कल्टिवेशन में थोड़ा सुधार हुआ था और उसके शरीर में जीवन शक्ति यूएनची भी शुद्ध हो गई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुधार उसकी मेरिडियंस और शारीरिक बनावट फिजिक में था। चाची शियांग ने दिन के दौरान कहा था कि औषधीय सूप का मुख्य प्रभाव मौलिक रूप से एक व्यक्ति की मेरिडियन में सुधार करना था। इससे भविष्य में खेती करते समय अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करना आसान हो जाएगा। इससे अपनी ऊर्जा को संघनन, कंडेंस और शुद्ध करना आसान हो जाएगा। इस तरह का लाभ फिलहाल स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह एक व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। अपनी सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को संचालित करने की कोशिश करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी आश्चर्यचकित था कि उसकी सच्ची यांग गुप्त तकनीक की संचालन गति पहले से तेज थी और उसने जो विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी अवशोषित की वह वास्तव में पहले से थोड़ी शुद्ध थी। इस तरह का परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन जैसा कि कहावत है, टपकता पानी पत्थर को भेद सकता है और रेत एक मीनार बना सकती है। लंबे समय तक जमा होने के बाद प्रभाव निश्चित रूप से असाधारण होगा। एक ही औषधीय सूप और रहस्यमय गुप्त तकनीकों का एक सेट इसे हासिल करने में सक्षम था। शाओफू शेंग सियोफू शेंग के तरीके वास्तव में स्वर्ग विरोधी हेवन डिफाइंग थे। शाओफू शेंग की लड़ाई प्रभावशीलता इस दुनिया में उच्च स्थान पर नहीं हो सकती है, लेकिन वह दुनिया में कुछ रहस्यमय श्रेणी के शीर्ष रैंक रसायनों मिस्टीरियस ग्रेट टॉप रैंक एल्केमिस्ट्स में से एक थे और रसायन पर उनकी महारत शिखर पर पहुंच गई थी। रसायन करते समय उन्होंने जो विभिन्न जादुई तरीके खोजे थे, उन्हें एक महान उपलब्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भोर में शाओफू शेंग ने जीवप्ती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान को एक साथ बुलाया। उन्होंने उन्हें रसायन नहीं सिखाया, बल्कि इसके बजाय जीवन शक्ति यूएनची को नियंत्रित करने के तरीकों का एक सेट सिखाया। इसका रसायन से बहुत कुछ लेना देना था, क्योंकि जब एक रसायनज्ञ एक गोली परिष्कृत करता है तो उन्हें अपनी जीवन शक्ति को पूर्णता के बिंदु तक नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। एक कहावत है कि एक मामूली अंतर 1000 मील का अंतर पैदा कर सकता है, और अगर कोई अच्छी गोली परिष्कृत करना चाहता है तो एक सूक्ष्म जीवन शक्ति नियंत्रण आवश्यक है। जीवन शक्ति को नियंत्रित करने का ये तरीका किसी भी खेती करने वाले से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित था, विशेषकर लड़ाई में। जीवन शक्ति का नियंत्रण मार्शल आर्ट्स तकनीकों के निष्पादन से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। कोई भी विशेषज्ञ अपनी जीवन शक्ति की सावधानीपूर्वक गणना करेगा। यदि वे एक मार्शल कौशल को जारी करने के लिए जीवन शक्ति के एक हिस्से का उपयोग कर सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से 1.5 हिस्सा बर्बाद नहीं करेंगे। इस तरह की सावधानीपूर्वक योजना जीवन शक्ति को सबसे बड़ा प्रभाव डालने और एक खेती करने वाले को सबसे लंबी लड़ाई बनाए रखने की अनुमति देगी। इसलिए चाहे वह जीवप्ती त्रिपाठी हो या डोंग छिंगयान, उनमें से दोनों ने गंभीरता से अध्ययन किया। तरीकों का यह सेट शाओफू शेंग द्वारा खुद विकसित किया गया था जब वह रसायन का अभ्यास कर रहे थे, और उनकी सबसे मूल्यवान अनुभवों में से एक कहा जा सकता है। उनमें से सभी उन्हें प्रदान किए गए थे। इस शिक्षा के बाद कई दिन बीत गए। समय समय पर सीखना। जीवप्ती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान दोनों इस तरीके से परिचित थे, जो कुछ बचा था वह इसे व्यवहार में लाना था। इस समय जीवप्ती त्रिपाठी को अचानक शाओफू शेंग ने उस दिन कहा था कि कुछ और याद आया। किसने कहा कि रसायन किसी को मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकता है? जब बूढ़े शाओ ने ये कहा तो उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरपूर था। जीवन शक्ति को नियंत्रित करने का ये तरीका ही, अगर चरम तक अभ्यास किया जाए तो शिखर के रहस्यों में झांकना संभव था। जीवप्ती त्रिपाठी आश्चर्यचकित था। बूढ़े शाओ के हर शब्द के पीछे एक गहरा अर्थ था। ये सोचने पर मजबूर करने वाला था और एक रत्न कहा जा सकता है। अगले कुछ दिनों में जीवप्ती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान दोनों ने जीवन शक्ति की सूक्ष्म नियंत्रण का अभ्यास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि इस तरह का अभ्यास न केवल उसे जीवन शक्ति के प्रत्येक हिस्से को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति देता है, बल्कि उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे फ्यूज और शुद्ध करने की भी अनुमति देता है। जीवन शक्ति का दूसरा चरण फीके ढंग से शिखर पर पहुंच गया था। तीसरे चरण में तोड़ने से केवल एक छोटा कदम दूर था। इस दिन जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी और डोंग छिंगयान घर के बाहर अपने जीवन शक्ति नियंत्रण का अभ्यास कर रहे थे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि आसपास की चोटियां गतिविधि से भरी हुई थी। बहुत से लोग इन चोटियों की उबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़कों पर आगे और पीछे चल रहे थे। उनमें से कई औषधि राजघाटी मेडिसिन किंग्स वैली के शिष्य थे, लेकिन कई बाहरी लोग भी थे। क्या हो रहा है? डोंग छिंगयान रुक गई और जिज्ञासा से चारों ओर देखा। औषधि राजघाटी में इतने सारे बाहरी लोग क्यों हैं? जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया, इशारा किया कि वह नहीं जानता। रसायन शिखर सम्मेलन एल्केमी समिट कुछ दिनों में शुरू होगा। चाची शियांग और चाची लैन चलकर आई और धीरे से समझाया, औषधि राजघाटी आमतौर पर बाहरी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन आखिरकार ये जगह दुनिया की महान शक्तियों से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए जब भी यह समय आता है तो कई लोग विभिन्न एल्डर्स से मिलने आते हैं।
जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान को अचानक एहसास हुआ कि जब से वे छिपे हुए बादल शिखर में प्रवेश किए थे तब से उन दोनों ने एक लापरवाह जीवन जिया था, शायद ही कभी बाहर निकलते थे। दिन बहुत जल्दी बीत गए और उनमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रसायन शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला था। चाची शियांग हंसमुख हो गई। निशित गोली संत की चोटी, पिलसेन्स पीक और हमारे छिपे हुए बादल शिखर को छोड़कर सभी चोटियां बहुत जीवंत हैं। हमारी जगह अभी भी सबसे शांत है। चाची लैन भी मुस्कुराई। डोंग छिंगयान हंसमुख हो गई। अगर मास्टर पहाड़ का द्वार खोलते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि हर कोई बतख के झुंड की तरह अंदर घुस जाएगा। मुझे डर है कि चोटियां जल्द ही शांत हो जाएंगी। चाची शियांग ने उसकी ओर देखा और कहा, तब तुम्हारी चाची लेन और मैं थक जाएंगे। इतने सारे मेहमानों के आने और जाने के साथ हम उनमें से सभी के साथ कैसे तालमेल रख सकते हैं। एक दूसरे के साथ कुछ समय तक रहने के बाद चाची शियांग और चाची लेन भी डोंग छिंगयान से बहुत प्यार करने लगी। दो सुंदर महिलाओं के भी कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने केवल डोंग छिंगयान को अपनी बेटी के रूप में माना और उसकी बहुत देखभाल की। छोटी लड़की का मुंह भी बहुत मीठा था और उसने उन्हें इसलिए नफरत नहीं की क्योंकि वे सिर्फ साधारण लोग या नौकरानियां, मेड सर्वेंट्स थीं। जैसे ही चाची शियांग की आवाज गिरी, शाओफू शेंग का दरवाजा अचानक खुला और एक जोरदार हंसी गूंजी। ऐसा लगता है कि मेरा छिपा हुआ बादल शिखर भी आज शांत होगा। मास्टर, बूढ़े शाओ, जीवक्ति त्रिपाठी और डोंग छिंगयान ने जल्दी से झुके। केवल शाओफू शेंग को एक राजसी चाल के साथ अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। मास्टर, आप इतने खुश क्यों हैं? डोंग छिंगयान आगे बढ़ी और धीरे से पूछा। जीवक्ति त्रिपाठी खुद को अपनी बांह से एक चुभन दौड़ते हुए महसूस करने से नहीं रोक सका। उसकी छोटी चचेरी बहन हमेशा उसके सामने शरारती होती थी, लेकिन शाओफू शेंग, चाची शियांग और चाची लेन के सामने वह अत्यधिक अच्छी तरह से व्यवहार करती थी। एक दोस्त दूर से आया है, बेशक मैं खुश हूँ। शाओफू शेंग हंसे। डोंग छिंगयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने सोचा था कि मास्टर को लोगों का मिलने आना पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं है। शाओफू शेंग हंसमुख हो गए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन है। जो लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं उनका स्वाभाविक रूप से स्वागत नहीं किया जाएगा, लेकिन जो आने वाला है वह अलग है। हाँ, बुरे आदमी शाओ, इस बार यह बूढ़ा मास्टर तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए आया है। क्या तुम लोगों को भी दूर भगाने जा रहे हो? हंसी के एक फटने के साथ एक आकृति जल्दी से पहाड़ी सड़क के नीचे से पास आई। इस आवाज को सुनकर जीवक्ति त्रिपाठी खुद को माथे पर बल डालने से नहीं रोक सका। उसका भाव अचानक अजीब हो गया। यह आवाज क्यों लगती है जैसे जब चाची शियांग और चाची लैन ने सुना कि यह आगंतुक बूढ़े आदमी शाओ को बूढ़े आदमी शाओ कहने की हिम्मत कर रहा है, तो वे खुद को आश्चर्यचकित महसूस करने से नहीं रोक सकी। जाहिर है कि वे नहीं जानती थी कि यह आगंतुक कौन था। इस दुनिया में भले ही मध्य राजधानी के 8 महान परिवारों के कुलपति आते, उन्हें अभी भी सम्मानपूर्वक उन्हें ग्रैंड मास्टर शाओ के रूप में संबोधित करना होगा। किसी ने भी उन्हें इतनी बेईमानी से बूढ़ा आदमी शाओ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब बूढ़े आदमी शाओ ने ये सुना तो वह नाराज नहीं हुए, इसके बजाय उन्होंने मजाक किया। ये बूढ़ा मास्टर तुम्हें दूर भगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये बूढ़ा मास्टर अभी भी तुम्हारा जीवन ऋणी है। कुछ शब्दों के बाद चाची शियांग और चाची लैन को अचानक एहसास हुआ कि यह आगंतुक वास्तव में बूढ़े आदमी शाओ के उद्धारकर्ताओं में से एक था। उनके सुंदर चेहरे तुरंत गंभीर हो गए क्योंकि उन्होंने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। नीचे की आकृति अचानक चमकी और जो व्यक्ति कुछ हजारों मीटर दूर था वह अचानक हर किसी की आंखों के सामने दिखाई दिया। इसके अलावा ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि दो थे। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बूढ़े शाओ के समान उम्र का एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान थी। उसके पीछे एक सुंदर लड़की थी। इस लड़की की एक जोड़ी सुंदर आंखें थीं जो सितारों की तरह चमकीली और शुद्ध थीं। उसने एक हल्की हरी पोशाक पहनी थी और उसका चमकीला और साफ माथा एक आसमानी नीले रत्न से सजाया गया था। उसके चेहरे को ढकने वाले जाली के साथ उसके चेहरे को स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। हवा चली जिससे उसका घूंघट और पोशाक फड़फड़ाने लगी, जिससे वह एक आकाशीय परी, अथेरियल फेरी की तरह दिखाई दी। धूल और गंदगी के एक धब्बे से भी अछूती थी। जीवक्ति त्रिपाठी का भाव हिल गया और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने इस मुखौटा वाली महिला को घूरना शुरू कर दिया। महिला ने इस आक्रामक और बेईमान दृष्टि को महसूस किया और जीवक्ति त्रिपाठी की ओर देखते हुए खुद को थोड़ा माथे पर बल डालने से नहीं रोक सकी। तुरंत उसकी सितारों जैसी सुंदर आंखें आश्चर्य की एक मजबूत भावना से चमक गई। उसकी पंखे जैसी पलकें थोड़ा कांपी क्योंकि उसने अविश्वास में अपनी आंखें झपकाईं। 4 आंखें मिली। जीवक्ति त्रिपाठी थोड़ा मुस्कुराया जबकि महिला की आंखें भी अर्धचंद्र क्रेसेंट में झुक गईं। यह महिला कोई और नहीं रवीना सिंह शियरनिंग चैंग थी और बूढ़ा आदमी जो पहले पहुंचा था वह वास्तव में अनीश पाल यादव मैंगुया था। भाई अनीश, बहुत समय हो गया। बूढ़ा आदमी शाओ आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी बांधी। अनीश पाल यादव मुस्कुराया और जल्दी से जवाब में अपनी मुट्ठी बांधी। शाओ, ओह के। इससे पहले कि वह अचानक महसूस करता कि उसकी हड्डियां उसके गले में फंस गई हैं और वह जोर से खांसना शुरू कर दिया, जिससे वह चक्कर महसूस करने लगा। वह केवल एक शब्द थूकने में सक्षम था।
मास्टर। रवीना सिंह चौंक गई और जल्दी से अनीश पाल यादव की पीठ थपथपाए। क्या भाई अनीश घायल है? शाओफू शेंग का भाव गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ा और अनीश पाल यादव की नाड़ी जांच की। अनीश पाल यादव ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और लंबी देर तक खांसा, इससे पहले कि वह आखिरकार अपनी सांस पकड़ने में सक्षम हुआ। उसका भाव आश्चर्य में से एक था क्योंकि उसने जीवप्ती त्रिपाठी को घूरा, नहीं जानता था कि हंसना है या रोना। बदबूदार बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लानत है, ये वास्तव में दुश्मनों के एक संकीर्ण सड़क पर मिलने का एक मामला है। 1 साल से अधिक समय पहले इस छोटे बच्चे को लिंगटाइजू द्वारा जीवन अनुभव के लिए नरक पर्वत नेदर माउंटेन भेजा गया था और उसे 1 साल से अधिक समय तक नहीं देखा गया था। हालांकि पहले उसका कीमती शागिर्द दिन भर अन्यमनस्क और आहें भरता रहा था। समय के बीतने और उसके ईमानदार उपदेशों के साथ उसका कीमती शागिर्द आखिरकार प्यार की उदासी लव सिकनेस की छाया से बाहर निकल गया था और उसकी शक्ति और भी अधिक परिष्कृत हो गई थी। मूल रूप से अनीश पाल यादव ने सोचा था कि उसके शागिर्द को जीवप्ती त्रिपाठी के बारे में भूल जाना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज इस टूटी हुई जगह पर उसे फिर से देखेगा। अपने कीमती शागिर्द की आंखों में गहरी भावनाओं को देखते हुए अनीश पाल यादव कैसे नहीं जान सकता था कि उसने कभी जीवप्ती त्रिपाठी को नहीं भूला था और बस अपने दिल के नीचे उसके लिए अपनी तड़प लॉन्गिंग को दबा दिया था। शायद जब कोई आसपास नहीं होता था तो वह अपनी यादों को बाहर निकालती और प्यार की उदासी के दर्द को फिर से जीती थी। इस क्षण में अनीश पाल यादव समझ गया कि यह कहने का क्या मतलब था कि प्यार शराब की तरह था, जितना अधिक इसे छिपाया जाता था उतना ही अधिक मधुर होगा। इस क्षण में अनीश पाल यादव मुड़ना और निकलना चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुकी थी। इस क्षण में अनीश पाल यादव ने कामना की कि वह अपने ही मुंह पर 1 दर्जन बार थप्पड़ मार सके। उसने ये भी देखा था कि रवीना सिंह इन दिनों कुछ उदासी थी और यह बस इतना हुआ कि औषधि राजघाटी किसी तरह का रसायन शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे आराम करने के लिए बाहर लाया था। उसने कैसे कल्पना की होगी कि वह यहाँ इस छोटे हरामजादे से मिलेगा? लानत है, किसने तुम्हें दखल देने के लिए कहा? किसने तुम्हें दखल देने के लिए कहा? अनीश पाल यादव के पास खुद को फांसी देने के विचार भी थे। जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह अप्रत्याशित रूप से मिल गए हैं। क्या आप अध्याय 279 जारी रखना चाहेंगे? फेस विद मोनिकल अध्याय 279 मार्शल शिखर मार्शल पीक फेस विद मोनिकल। छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक पर अनीश पाल यादव मेंगुया का चेहरा दुख और आक्रोश से भरा हुआ था, जबकि रवीना सिंह शियनिंग चैंग अपने मास्टर का समर्थन कर रही थी, हल्का सा मुस्कुराते हुए। शाओफू शेंग का भाव अजीब हो गया क्योंकि उन्होंने रवीना सिंह को देखा और फिर जीवप्ती त्रिपाठी यांगई को उनकी आंखों में समझ की एक रोशनी चमक गई। चाची शियांग आंटी शियांग और चाची लैन आंटी लैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बादलों में गिर गए हों और पूरी तरह से भ्रमित थे। डोंकिंग यान चुपचाप जीवप्ती त्रिपाठी के पास आई और उसे अपनी उंगली से धक्का दिया। अरे, उसे इस तरह मत घूरो, वह शर्मा रही है। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? शाओफू शेंग ने मुस्कान के साथ भीड़ को देखा। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया, मुस्कुराया और एक शिष्य के तरीके से झुके। कोषाध्यक्ष अनीश ट्रेजरर मेंग। अपना सिर घुमाते हुए उसने धीरे से पुकारा, छोटी वरिष्ठ बहन लिटिल सीनियर सिस्टर। रवीना सिंह के नाजुक कान लाल हो गए क्योंकि उसने अपना सिर हल्का सा नीचा किया और धीरे से जवाब दिया, कनिष्ठ भाई, जूनियर ब्रदर। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, जाहिर है कि उसका दिल शांत नहीं था। खास अनीश पाल यादव ने जल्दी से 2 बार खांसा, नाजुक और मीठे माहौल को बाधित किया। जीवप्ती त्रिपाठी को अभिवादन करने की भी परवाह नहीं की क्योंकि उसने अपनी आंखें घुमाई। बूढ़े आदमी शाओ, तुम दूर से एक मेहमान हो, क्या तुम वास्तव में इस बूढ़े मास्टर का रास्ता रोकने जा रहे हो? शाओफू शेंग हंसे, भाई अनीश, कृपया अंदर आओ और बात करो। हालांकि वह संदेहों से भरा हुआ था, शाओफू शेंग एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था। वह कैसे नहीं देख सकता था कि अनीश पाल यादव के शागिर्द में जीवप्ती त्रिपाठी के लिए कुछ भावनाएं थीं। जब वे पहली बार मिले थे तो ये छोटी लड़की केवल 12 साल की थी और अनीश पाल यादव ने उसके साथ एक खजाने की तरह व्यवहार किया था। अब जब ये युवा लड़की प्यार के अपने पहले जागृति का अनुभव कर रही थी तो अनीश पाल यादव शायद इस बारे में चिंतित था। ये समझने योग्य था, ऐसी सुंदर और शुद्ध छोटी लड़की, अगर वह उसे अपना मास्टर मानती तो वह निश्चित रूप से चिंतित होगा कि वह उसे गलत समझेंगी और नुकसान उठाएगी। अनीश पाल यादव और शाओफू शेंग एक साथ चले जबकि रवीना सिंह ने जीवप्ती त्रिपाठी को हल्का सा सिर हिलाया और करीब से पीछा किया। धीरे से अनीश पाल यादव की आवाज हवा के साथ बह गई, शिष्य, इस छोटे हरामजादे को देखो, वह वास्तव में रोमांटिक है। जहां भी वह जाता है सुंदरियां उसके साथ होती हैं। वह एक पूर्ण विकृत पर्वर्ट है, तुम्हें अपनी आंखें सावधानीपूर्वक खोलने की जरूरत है। रवीना सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। ये बूढ़ा आदमी, डोंगछिंगयान ने अचानक अपने होंठ भींच लिए, असंतोष का एक रूप। चाची शियांग और चाची लैन हंसमुख हो गई। उसने आश्चर्य में जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखा और फिर चाय डालने के लिए उसका पीछा किया। चचेरे भाई, कजन, वह कौन है? हर किसी के घर में प्रवेश करने के बाद डोंगछिंगयान ने जिज्ञासा से पूछा। ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन की एक वरिष्ठ बहन, सीनियर सिस्टर। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा जवाब दिया, बस एक साधारण वरिष्ठ बहन।
डोंग छिंगयान सार्थक ढंग से मुस्कुराए। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई और अपने कमरे में वापस चला गया। डोंग छिंगयान जगह पर खड़ी रही, धीरे से अपने लाल होठों को टैप करती रही। उसकी आंखें एक पल के लिए आगे और पीछे दौड़ती रही, इससे पहले कि बुदबुदाया, तुम वास्तव में सोचते हो कि मैं तुम्हारे माध्यम से नहीं देख सकती? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। उसने एक पल के लिए सोचा। अचानक उसने नॉनस्टॉप हंसना शुरू कर दिया। अनीशपाल यादव और रवीना सिंह का औषधि राज घाटी मेडिसिन किंग्स वैली आना जीवक्ति त्रिपाठी की अपेक्षाओं से परे था। हालांकि रसायन शिखर सम्मेलन बस आसपास ही था और जीवक्ति त्रिपाठी ने सोचा था कि ऊंचे आसमान के मंडप से कोई भाग लेने आएगा। उसकी छोटी वरिष्ठ बहन की शारीरिक बनावट विशेष थी। उसकी रसायन कौशल कुछ ऐसा नहीं था जिसकी रसायनियों की छोटी पीढ़ी तुलना कर सके, इसलिए अगर वह भाग लेती तो इस रसायन शिखर सम्मेलन को आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पहला स्थान निश्चित रूप से उसका होगा। एक पल के बाद दरवाजे पर एक दस्तक थी। जीवक्ति त्रिपाठी थोड़ा मुस्कुराया, खड़ा हुआ और दरवाजा खोला, केवल रवीना सिंह को वहां खड़े हुए देखने के लिए। कनिष्ठ भाई। रवीना सिंह की तारकियां आंखें इतने लंबे समय के बाद फिर से मिलने की खुशी से चमक गई क्योंकि उसने धीरे से पुकारा, पहले अंदर आओ। जीवक्ति त्रिपाठी एक तरफ हट गया। रवीना सिंह ने धीरे से सिर हिलाया और अंदर चली गई, अपने साथ एक सुगंधित खुशबू लाते हुए। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीवक्ति त्रिपाठी ने पूछा, क्योंकि उसने एक गिलास पानी डाला और उसे सौंपा। मास्टर ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा रसायनज्ञ यहाँ था और मुझे कुछ सलाह मांगने के लिए कहा। रवीना सिंह वहां चुपचाप बैठी थी। 1 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को नहीं देखने के बाद इस क्षण में वह जाहिर तौर पर थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह खुश थी। बूढ़े शाह वास्तव में दुनिया में सबसे अच्छे रसायनज्ञ है। जीवक्ति त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। कनिष्ठ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवीना सिंह ने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम नरक पर्वत नेदर माउंटेन नहीं गए थे? यह एक लंबी कहानी है। जीवक्ति त्रिपाठी कड़वाहट से मुस्कुराया और विस्तार में नहीं गया, बस इतना कहा, मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ। वह क्या है? क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? जीवक्ति त्रिपाठी उससे इसे छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन कमरे के चारों ओर एक आकाशीय दैवीय चेतना डिवाइन सेंस तैर रही थी, इसलिए उसे सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह अनीशपाल यादव उनका निगरानी कर रहा है। जीवक्ति त्रिपाठी सार्थक ढंग से मुस्कुराया और रवीना सिंह को बुलाया, अपना मुंह उसके करीब ले गया, धीरे से उसके कान के करीब चला गया। रवीना सिंह का दिल कांप गया और उसका शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने हलचल करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि अपनी सांस भी रोक ली। जीवक्ति त्रिपाठी ने उसकी अनदेखी की और अभी भी उसके नाजुक लाल कान के करीब चला गया और फुसफुसाया, मैं अनगिनत दवाकुंठ मिरियड ड्रग पॉइंट देखने के लिए गोली संत की चोटी पिल सेंट स्पीक पर जा रहा हूँ। ओह ओह, रवीना सिंह ने अनजाने में जवाब दिया। उसकी 10 उंगलियां चाय कप को कसकर पकड़े हुए थी। जीवक्ति त्रिपाठी क्या कह रहा था ये भी नहीं सुन रही थी। के अनीशपाल यादव की हिंसक खांसी एक पास के कमरे से आई। भाई अनीश। अनीशपाल यादव के विपरीत शाओफू शेंग ने उसे लाचारी से देखा, नहीं जानता था कि हंसना है या रोना, क्योंकि उसने उसे समझाने की कोशिश की, कुछ चीजें सबसे अच्छी तरह से अपने आप पर छोड़ दी जाती हैं। हाँ। अनीशपाल यादव शर्मिंदा लगता था और बार बार सिर हिलाया, लाल चेहरे के साथ अपनी दैवीय चेतना वापस ले रही थी। हालांकि उसने अपने शागिर्द की परवाह की, वह हमेशा हर समय उसकी जासूसी नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसने सोचा कि बस कुछ ही दर्जन मीटर दूर उसका कीमती शागिर्द उस छोटे हरामजादे लड़के के साथ एक कमरे में अकेला था, वे दोनों इतने अंतरंग थे, अनीशपाल यादव खुद को असुविधाजनक महसूस करने से नहीं रोक सका। आंखों से दूर, मन से दूर। कमरे के अंदर रवीना सिंह का शरीर लंबे समय तक खड़ा रहा, लेकिन वह अभी भी अपने कान में गर्म सांस महसूस कर सकती थी, जिससे उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। लंबे समय के बाद उसने अचानक प्रतिक्रिया दी, कनिष्ठ भाई, तुम जाना चाहते हो? चुप हो जाओ। रवीना सिंह जल्दी से चुप हो गई और अचानक कहा, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। तुम भी जाना चाहती हो? जीवक्ति त्रिपाठी ने उसे आश्चर्य में देखा। रवीना सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया। मास्टर ने कहा कि वहां कई रहस्य छिपे हुए हैं और वास्तव में एक पीढ़ी के रसायन ग्रैंड मास्टर, एल्केमी ग्रैंड मास्टर की अंतर्दृष्टि हो सकती है, इसलिए वह चाहते थे कि मैं जाऊं और देखूं। मुझे बस इतना नहीं पता कि इस जगह का मालिक समायोजित अकोमोडेट करने के लिए तैयार होगा या नहीं। अगर यह छोटी वरिष्ठ बहन थी तो शायद बूढ़े शाह सहमत होंगे। जीवक्ति त्रिपाठी ने माथे पर बल डाला और कुछ देर के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक चमक उठी। वह अभी भी नहीं जानता था कि अनगिनत दवाकुंड में क्या छिपा हुआ था, लेकिन अगर उसने रवीना सिंह के हाथ को पहले इसकी जांच करने के लिए उधार लिया तो ये कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। अगर वह खुद वहां जा सकता था तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा, लेकिन भले ही बूढ़े शाह ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उनके लिए अनगिनत दवाकुंड को इतनी आसानी से खोलना असंभव था। अनीशपाल यादव ने अपना जीवन बचाया था और रवीना सिंह के पास पवित्र आत्मा दवा शरीर, सेक्रेड स्पिरिट मेडिसिन बॉडी था, उनके लिए अनगिनत दवा कुंड खोलना पहले से ही उनकी निचली रेखा थी। छोटी वरिष्ठ बहन वास्तव में मेरी उद्धार करता है। सही समय पर आते हुए जीवक्ति त्रिपाठी खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सका।
जैसे ही वह खुश महसूस कर रहा था, जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक दरवाजे की ओर देखा, हल्का सा सूंघा और ऊर्जा का एक फटना भेजा। एक धमाके के साथ बंद दरवाजा खुल गया। आया डोंग छिंगयान, जो कमरे के अंदर बातचीत सुन रही थी, क्षणिक रूप से विचलित हो गई और सिर के बल कमरे में गिर गई। वह जमीन पर गिर गई। तुम किसकी चोरी छिपे झुकाव कर रही हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे घूरा। डोंग छिंगयान जल्दी से जमीन से उठ गई। अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए वह खिलखिलाए और बहुत रुचि के साथ रवीना सिंह को घूरने लगी। ये है। रवीना सिंह धीरे से उठ गई। उसने जिज्ञासा से पूछा, मेरी चचेरी बहन, डोन परिवार की युवा महिला, यंग लेडी। जीवप्ती त्रिपाठी ने फुसफुसाया। डोन परिवार? पिछली बार डोन परिवार का एक सदस्य ऊंचे आसमान के मंडप गया था। ये वही डोन परिवार है जो पिछली बार ऊंचे आसमान के मंडप गया था। वह उसका भाई था। तो ये युवा महिला डोन है। तुम बहुत विनम्र हो, एक बाहरी व्यक्ति मत बनो। डोंग छिंगयान ने खुद को बिल्कुल भी एक बाहरी व्यक्ति नहीं माना। रवीना सिंह के पास चलकर उसने उसे सावधानीपूर्वक घूरना शुरू कर दिया जब तक कि रवीना सिंह का चेहरा लाल नहीं हो गया। फिर मुस्कुराए और कहा, तुम मेरी भाभी सिस्टर इन लॉ हो, है ना? रवीना सिंह स्तब्ध थी। उनका दिल अराजकता में था। चुपके से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर देखते हुए और जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी कोई और है। मुझे लगता है कि जल्द या बाद में। डोंग छिंगयान ने हल्का सा सिर हिलाया और एक मजबूत स्वर में कहा। सीधे खड़े होते हुए उसने हल्का सा खांसने का ढोंग किया, फिर एक तरफ चली गई और एक कुर्सी बाहर निकालकर रवीना सिंह और जीवप्ती त्रिपाठी के सामने बैठ गई। उसकी पानी वाली आंखों की जोड़ी चौड़ी हो गई क्योंकि उसने खिलखिलाया, बस ढूंढ करो कि मेरा अस्तित्व नहीं है और वह करो जो तुम्हें करने की जरूरत है। ये छोटी लड़की भी प्यार के अपने पहले जागृति का अनुभव कर रही थी, इसलिए वो पुरुषों और महिलाओं के बीच प्यार के बारे में बहुत जिज्ञासु थी। अब जब उसने आखिरकार सुनहरे लड़के और जैड लड़की, गोल्डन बॉय एंड जेड गर्ल की एक जोड़ी को पकड़ लिया था, तो वह स्वाभाविक रूप से उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहती थी। रवीना सिंह क्या करना चाहिए इसके नुकसान में थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मास्टर मुझे बुला रहे हैं, मैं पहले जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह जल्दी से चली गई। डोंग छिंगयान स्तब्ध थी। उसका चेहरा निराशा और नाराजगी से भरा हुआ था। उसने माथे पर बल डाला, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तुम्हें क्या लगता है कि यह कैसा होना चाहिए? जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे अजीब ढंग से देखा। तुम इतने लंबे अलगाव के बाद फिर से मिलते हो। क्या ये प्यार भरे शब्दों की एक श्रृंखला नहीं होनी चाहिए? फिर स्वर्गीय बिजली पृथ्वी की आग को जलाती है और फिर। जैसे ही उसने बात की, डोंग छिंगयान इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनका चेहरा शर्मा गया क्योंकि उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। जीवप्ती त्रिपाठी फीके ढंग से आह भरी, यह ऐसा होना चाहिए था, लेकिन चून की तुम आई, यह ऐसा नहीं है, क्या तुम समझती हो? डोंग छिंगयान का नाजुक शरीर कांप गया, अचानक अत्यधिक दोषी महसूस करते हुए। चचेरे भाई, मैं गलत थी। अगली बार जब तुम दोनों एक साथ होगे तो मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगी। अच्छा, यह अच्छा है कि तुम जानती हो कि तुम गलत हो, अब भाग जाओ। जीवप्ती त्रिपाठी ने हल्का सा सिर हिलाया। हम एक और कमरे में अनीशपाल यादव और शाओ फुशेंग पी रहे थे। चाय के कई कप पीने के बाद अनीशपाल यादव सार्थक ढंग से मुस्कुराया और कहा, बुरे आदमी शाओ, इस बार यहाँ आने का मेरा क्या मकसद है, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? शाओ फुशेंग हंसमुख हो गए, अपना चाय कप नीचे रखा और सिर हिलाया। बेशक मुझे पता है, ये बूढ़ा मास्टर मुझसे रसायन सीखने के लिए कर्तव्यबद्ध है, लेकिन एक और मामला है। क्या ये असुविधाजनक है? यह नहीं है कि यह असुविधाजनक है, ये बस इतना है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे शिष्य के पास योग्यता है या नहीं। अगर उसके पास योग्यता नहीं है तो अनगिनत दवा कुंड खोलना बेकार होगा। अनगिनत दवा कुंड खोलने की लागत भी बहुत अधिक है। ये सुनकर अनीशपाल यादव हंसे, मेरा शिष्य कैसे योग्यता नहीं रख सकता? अगर वह नहीं कर सकती तो इस दुनिया में कोई भी योग्य नहीं है। क्या तुम इतने आत्मविश्वासी हो? शाओ फुशेंग ने माथे पर बल डाला। अनीशपाल यादव ने हल्का सा मुस्कुराया, यह नहीं है कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, यह है कि मुझे उसमें आत्मविश्वास है। अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो तुम उसे अब परीक्षण कर सकते हो। शाओ फुशेंग का भाव हिल गया, जल्दी से सिर हिलाया। अच्छा, ये बूढ़ा मास्टर भी थोड़ा अधीर है। शिष्य, अनीशपाल यादव ने पुकारा। हाँ, रवीना सिंह ने जल्दी से जवाब दिया। बूढ़ा आदमी शाओ तुम्हारे रसायन कौशल का परीक्षण करना चाहता है, अच्छी तरह से प्रदर्शन करो, उसे निराश मत करो। अनीशपाल यादव शरारती ढंग से मुस्कुराया। हाँ, रवीना सिंह अब शाओ फुशेंग द्वारा परीक्षण के लिए तैयार हैं, जिससे ये तय होगा कि क्या वह अनगिनत दवाकुंड तक पहुंच सकती हैं। क्या आप अध्याय 280 जारी रखना चाहेंगे? फियरफुल फेस अध्याय 280 मार्शल शिखर, मार्शल पीक, फियरफुल फेस। जब शाओ फुशेंग, सियो फुशेंग, रवीना सिंह, शियनिंग चैंग का परीक्षण कर रहे थे तो जीवप्ती त्रिपाठी, यांग कई और डोंग छिंगयान भी एक तरफ बैठकर चुपचाप सुन रहे थे। बूढ़े शाओ जाहिर तौर पर चाहते थे कि उनके शिष्य को इस परीक्षण से कुछ रसायन ज्ञान मिले। जहां तक जीवप्ती त्रिपाठी की बात है, वह शायद सिर्फ एक सहारा, फॉयल था। ये परीक्षण पूरे एक दिन तक चला। बूढ़े शाओ ने रसायन मार्ग, एल्चेमिक वे के विभिन्न पहलुओं के बारे में सवाल पूछे, सरल से गहरे तक शुरू करते हुए, कदम दर कदम, आसान से कठिन तक जाते हुए।
रवीना सिंह ने एक एक करके जवाब दिया। उनका रवैया गंभीर और बारीक था। आधे दिन के बाद बूढ़े शाह का भाव सुखद आश्चर्य में बदल गया और एक दिन के बाद भय में। जिस तरह से उन्होंने रवीना सिंह को देखा वह भी बदल गया था, जैसे कि उन्होंने एक अद्वितीय खजाना खोज लिया हो। उनकी दो आंखें हरे प्रकाश से चमक उठी, लालच से भरी हुई। अनीशपाल यादव मेंगुया ने तरफ से मुस्कुराया। डोन छिंगियान ने भी प्रशंसा और पूजा के साथ रवीना सिंह को देखा। केवल जीवप्ती त्रिपाठी का भाव एक समान रहा। एक दिन बाद बूढ़े शाह ने एक लंबी सांस छोड़ी। ये कैसा है? अनीशपाल यादव ने शाओ फूशेन की ओर आंखें झुकाईं। उनके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट रूप था। शाओ फूशेन का भाव गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि उन्होंने जवाब देने से पहले लंबी देर तक सोचा। आपके बुनियादी कौशल और सैद्धांतिक ज्ञान बहुत ठोस हैं और आपका अनुभव इस बूढ़े आदमी से कम नहीं है। रवीना सिंह का परीक्षण करने की प्रक्रिया में बूढ़े शाह को भी उनके विभिन्न जवाबों से बहुत लाभ हुआ था। यह इतना परीक्षण नहीं था जितना कि संकेतों का एक आपसी आदान प्रदान, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ पॉइंटर्स था। ये बस शाओ फूशेन सवाल पूछ रहे थे जबकि रवीना सिंह जवाब दे रही थी। स्वाभाविक रूप से, अनीशपाल यादव ने धीरे से कहा, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व और आत्मसंतुष्टि छिपाया नहीं जा सका। उनके मुंह के कोने लगभग उनके कानों तक पहुंच रहे थे। शाओ फूशेन हंसमुख हो गए और उसे सार्थक ढंग से देखा। सिद्धांत सिद्धांत है। कभी कभी किसी का सिद्धांत कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब वास्तविक कार्रवाई की बात आती है तो यह वैसा नहीं होता है। अनीशपाल यादव एक बिल्ली की तरह था जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया था। उन्होंने एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, बूढ़े शाह, तुम केवल सवालों की परवाह करते हो। अगर मेरा शिष्य तुम्हें समझा नहीं सकता तो मैं तुम्हारा उपनाम बदल दूंगा और तुम्हें अपना पिता बुलाऊंगा। डोन छिंगियान खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। उनके कंधे कांप रहे थे क्योंकि उनके हाथ उनके पेट को पकड़े हुए थे। शाओ फूशेन भी कड़वाहट से मुस्कुराया और आह भरी। रवीना सिंह को देखते हुए उन्होंने पूछा, अब तक सबसे ऊंची श्रेणी की गोली क्या है जिसे तुमने परिष्कृत किया है? रहस्यमय श्रेणी की निम्न श्रेणी, मिस्टीरियस ग्रेड लो रैंक, रवीना सिंह ने धीरे से जवाब दिया। शाओ फूशेन का शरीर हिल गया क्योंकि उनका बूढ़ा चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने उसे अविश्वास में घूरा, जैसे कि वह मजाक का मामूली निशान देखना चाहते हो, लेकिन सितारों की तरह बिना किसी अशुद्धियों के वे शुद्ध सितारे, झूठ का कोई निशान कैसे हो सकते थे? रहस्यमय श्रेणी की निम्न श्रेणी, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इतनी कम उम्र में रहस्यमय श्रेणी की निम्न श्रेणी की रसायनज्ञ एल्केमिस्ट थी? औषधि राजघाटी मेडिसिन किंग्स वैली की नंबर 1 प्रतिभा किंजे इस साल पहले से ही 35 साल का था, लेकिन वह केवल एक स्वर्ग श्रेणी की उच्च श्रेणी हेवन ग्रेड हाई ग्रेड था। रवीना सिंह की उम्र की तुलना में वह उसके सामने एक बच्चा था। वह कैसे हो सकता था? रवीना सिंह, किस प्रकार की गोली थी जिसे तुमने परिष्कृत किया था? शाओ फूशेन ने जल्दी से शांत होते हुए पूछा। मैंने इसे केवल एक बार परिष्कृत किया है और यह काफी कठिन था। ओह, शाओ फूशेन खुद को राहत की एक सांस छोड़ने से नहीं रोक सके, सोचते हुए कि यह काफी उचित था। ऐसा लगता है कि वह केवल पिछली बार एक रहस्यमय श्रेणी की निम्न श्रेणी की गोली परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थी। असंभव। जल्दी से विषय बदलते हुए उन्होंने पूछा, स्वर्ग श्रेणी हेवन ग्रेड के बारे में क्या? मैं कभी विफल नहीं हुई हूँ। क्या? शाओ फूशेन चौंक गए। कभी विफल नहीं हुई? रवीना सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया। असंभव। शाओ फूशेन की भौं तन गई। भले ही यह बूढ़ा मास्टर व्यक्तिगत रूप से एक गोली परिष्कृत करे, वह 100% सफलता दर की गारंटी नहीं दे सकता है। रसायन हमेशा एक निश्चित मात्रा में जोखिम के साथ होता था। हालांकि शाओ फूशेन रसायन के शिखर पर पहुंच गए थे। भले ही शाओ फूशेन एक रसायनज्ञ थे, वह पूरी तरह से इससे बच नहीं सकते थे। ये केवल कहा जा सकता है कि उनकी विफलता की संभावना बहुत कम थी। अनीशपाल यादव अजीब ढंग से हंसे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर भाई शाओ संदेहवादी हैं तो बस कोशिश करें। शाओ फूशेन का चेहरा उदासी भरा था, लेकिन एक पल के बाद वह खड़े हो गए और सबको बुलाया, मेरे साथ आओ। उन्होंने नेतृत्व लिया और चले गए। हर कोई जल्दी से पीछा किया। जिस घर में वह आमतौर पर रहते थे उसमें उनका पीछा करते हुए एक गुप्त मार्ग था जो सीधे जमीन तक जाता था। जाहिर है, छिपे हुए बादल शिखर हिडन क्लाउड पीक का भूमिगत भी काफी प्रसिद्ध था। लोगों का समूह सभी मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए वे धीरे से उतरे। नीचे में कुछ मोड़ लेने के बाद वे अचानक एक विशाल पत्थर के कक्ष स्टोन चेम्बर पर पहुंचे। ये पत्थर का कमरा 1 दर्जन घरों के आकार का था और विभिन्न भट्टियों फर्नेसेस से भरा हुआ था। कई दवा अलमारियां मेडिसिन शेल्व्स भी थी जो विभिन्न जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। यहाँ भंडारित जड़ी बूटियों की संख्या आश्चर्यजनक थी। तुम्हारे पास यहाँ बहुत चीजें हैं। जैसे ही अनीशपाल यादव अंदर आए, उन्होंने चारों ओर देखा, कुछ चीजें उठाईं और उन्हें छुआ, जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। शाओ फूशेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बस हल्का सा सूंघा। यह इस बूढ़े मास्टर के जीवनकाल की कड़ी मेहनत का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति जो शाओ फूशेन को रसायन करने के लिए कहता, वह हमेशा उन्हें एक इनाम के रूप में बहुत सारे कीमती खजाने देता, धीरे धीरे उन्हें वर्षों से जमा करता था। इस तरह ये शानदार दृश्य आया था। पत्थर के कमरे के बीच में खड़े होकर शाओ फूशेन ने रवीना सिंह को देखा और कहा, मार्शल भतीजी, मार्शल नेफ्यू, आप यहाँ सब कुछ इस्तेमाल कर सकती हैं।
उस गोली को चुने जो आप सबसे अच्छी है और मुझे आपके तरीकों पर एक अच्छी नज़र डालने दें। हाँ, रवीना सिंह ने सिर हिलाया और फिर पत्थर के कमरे के चारों ओर भटकना शुरू कर दिया। डोन छिंगयान और जीवप्ती त्रिपाठी भी जल्दी से मदद करने के लिए ऊपर गए। जो भी जड़ी बूटियां रवीना सिंह को मिली, उनमें से दोनों ने उनके लिए उन्हें लिया। थोड़ी देर बाद समूह वापस आया। शाओ फुशेंग जड़ी बूटियों का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े और माथे पर बल डालने से नहीं रोक सके। ये सामग्री सभी स्वर्ग श्रेणी की मध्यम श्रेणी हेवन ग्रेड मिड रैंक की गोलियां परिष्कृत करने के लिए है। मार्शल भतीजी, क्या आप निश्चित हैं कि आप उनका उपयोग कर सकती हैं? रवीना सिंह ने हल्का सा सिर हिलाया। तब चलो शुरू करते हैं। जिस गोली भट्टी पिल फर्नेस को आप पसंद करती हैं, उसका उपयोग करें। इस बूढ़े मास्टर के पास यहाँ बहुत सारी गोली भट्टियां हैं। शाओ फुशेंग हल्का सा मुस्कुराया। कोई जरूरत नहीं, रवीना सिंह ने धीरे से